आए रोज़ हम और आप अजीब अजीब से केसेस सुनते हैं कि डॉक्टर की गलती हो गई या नर्स की गफलत हो गई, और फिर होता ये है कि उनकी होती है चंद दिनों की मौतली। कोई अथॉरिटी अस्पताल को कसूरवार करार देती है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि कारोबार यूं ही चलता रहता है। एक इंजेक्शन, एक गलती, एक पूरा ख़ानदान कैसे उजाड़ के रख देती है। मुल्तान की बैंकर हैं फाखरा, वो 12 साल से क्या दुख सह रही हैं। राशिद हमीद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। एक दिहाई बीत गई, बिस्तर पर बेजान लेटी हूँ। मैं फाखरा हूँ। सांसें चल रही हैं, लेकिन बोल सकती है ना ही हिलने की ताकत है। मुल्तान की खातून बैंकर 12 साल से ऐसे ही जी रही है। ये बात है अगस्त 2009 की, जब निजी अस्पताल की नर्स और डॉक्टर की गफलत ने काजी इस्माइल के घराने की खुशियों को मफलूज कर दिया। बारह 13 साल होने वाले हैं। हम जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, एक एक लम्हा हमारा इस कैफियत में होता है कि हम एक सूली पे लटके हुए हैं। तफ्तीश में पता चला कि डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया की ज्यादा मिकदार ने न सिर्फ बच्चे की सांसों की डोर तोड़ी, बल्कि फाखरा ऐसा कौमे में गई कि आज तक न जाग सकी। इंक्वायरी हुई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, जिसमें बताया गया कि इस बड़े हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया का काम एक बुशरा महराज, एक मिडवाइफ से लिया जा रहा था। जिंदगी भर का साथी समझा जाने वाला शौहर बीमारी की हालत में फाखरा का साथ छोड़ गया। चाइना वालों के बोर्ड ने हमें कहा था कि स्टेम सेल के जरिए इसका इलाज हम कर लेंगे, तो वो हम वहाँ गए हैं, वहाँ हम 1.5 माह रहे हैं चाइना में, तो वो इलाज कामयाब नहीं हो सका। फाखरा होनहार बैंकर थी, जिसने बैंकिंग एंड फाइनेंस में MBA किया हुआ था। 2010 में इस बच्ची ने PhD के लिए जाना था, अमेरिका जाना था, और इसके बारे में कहा गया था कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और 2009 में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, बच्ची एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए वहाँ पे गई, जहाँ इस बच्ची के साथ इंतहाई नेग्लिजेंस की गई। फाखरा को नींद से जगाने के लिए कई बार कोशिशें हुई। निश्तर अस्पताल का ये बिस्तर इसकी जिंदगी का कुल सरमाया है। ICU जो सबसे बेस्ट फैसिलिटी है 8A, वहाँ पर वो दाखिल हैं और उनकी हर मुमकिन जो इलाज है और जो भी दवाइयाँ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन से निश्तर अस्पताल प्रोवाइड कर रहा है। फाखरा की कंडीशन जो है वो वैसे ही स्टैटिक है जैसे पहले थी। फाखरा की जिंदगी निश्तर अस्पताल के इस बंद कमरे में गुजर रही है। निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई वक्त के साथ साथ बंद कर दी गई। गफलत में मुलव्विस डॉक्टर का लाइसेंस कुछ माह बाद बहाल हो गया। सब कुछ मामूल पर आ गया, लेकिन हाँ, फाखरा की जिंदगी वहीं रुकी है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल मौजूद हैं, और आगे चल के फाखरा की वालदा भी हमारे साथ होंगी। तो आमिर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इतनी कोई दर्दनाक कहानी है, बेटी जो है वो माँ बाप का किस तरह फ़ख्र होती है, फिर इस तरह फाखरा जैसी होनहार बेटी जिनके बारे में उनके वालिद ख़ुद ये कह रहे हैं कि कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन करेगी, एक मास्टर्स की हुई लड़की, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली लड़की, शादी होती है। ये तो ख्वाब होते हैं ना माँ बाप के, लेकिन उसके बाद एक गलती होती है और उस सारे ख़ानदान का जो निज़ाम है ना तहस नहस हो जाता है। अब तक ये जो जितनी भी कार्रवाई हुई, डॉक्टर को जी इल्ज़ाम दिया गया, मुअत्तल किया गया, फिर वो दोबारा आ गए, ये मुझे सवाल ये दोबारा कैसे आ जाते हैं? ये जो नेग्लिजेंस होती है, ये इतनी छोटी नेग्लिजेंस है अथॉरिटीज़ के लिए कि जी इनको 3 महीने के लिए मुअत्तल कर दो, उसके बाद वापस आके दोबारा वही प्रैक्टिस शुरू कर दें। फैसल, बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस है वो तो यही है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, इस तरह के बेतहाशा केस हैं जो इस तरह की नेग्लिजेंसी के बाद उसकी ज़िंदगी और मौत का सबब बन जाते हैं। उस ख़ानदान पर क्या कर्ब गुजरती है ये तो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं।
तो उसके बाद ये लोग बहाल कर दिए जाते हैं। ये भी 11-12 साल पहले जब वाक़या हुआ था 2009, 23 अगस्त को ये हुआ था, उस वक्त हमने रिपोर्ट भी किया था ये वाक़या। तो ये उस वक्त ये आए तो थे एक खुशहाली के लिए कि एक डिलीवरी होगी, कल इनके घर खुशियाँ होंगी, लेकिन वो जो जिस तरह उन्होंने नेगलिजेंसी का मुजाहरा किया अस्पताल इंतज़ामिया ने, एनेस्थीसिया जो मिडवाइफ का जिस तरह काजी इस्माइल ताहिर साहब ने फरमाया फाखरा के वालिद ने, तो उसमें ये तो इंक्वायरी में चीज़ें साबित हुई हैं कि मिडवाइफ थी, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया जिसकी वजह से उस बच्ची की हालत ख़राब हुई। और उसके बाद अच्छा, इसमें आपको थोड़ी सी मैं माजी में जाना चाहूँगा, चूँकि ये सारे किस्से हमने खुद रिपोर्ट किए हुए, ये पूरी स्टोरी मैंने भी उस वक्त भी रिपोर्ट की थी। तो ये हुआ ये था कि जब ये एनेस्थीसिया दिया गया था, जब इसकी हालत फाखरा की ख़राब हुई तो ये बच्ची की डिलीवरी हुई, तो इनके वालिदैन को कहा गया था कि ये जो बच्ची है इसको आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाएं, जो बच्ची पैदा हुई थी तो वहाँ ले जाएं। और ये काजी ताहिर, उनकी काजी इस्माइल ताहिर और इनकी वाइफ चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में ले गए। वापसी आए तो फाखरा को उन्होंने कहा ये हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो इसको नश्तर अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। फौरी तौर पर ये सारा कुछ हुआ, चूँकि उनके हाथ से निकल चुका था ये केस, तो ये नश्तर अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन ये जैसी रिपोर्ट हुई मीडिया पर, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने इस पर आज खुद नोटिस लिया था। इसकी सारी रिपोर्ट उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ से मंगवाई थी, तो जिसमें ये साबित हो गया था कि एनेस्थीसिया जो है वो मिडवाइफ ने दिया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। उसके बाद उस अस्पताल को कुछ जुर्माने भी हुए और इनके जो इसमें कसूरवार ठहराए गए थे, जिस तरह आपने फरमाया, चंद माह की सजा के बाद वो बहाल भी हो गए। लेकिन 10, 11, 12 साल से ये बच्ची आज भी निश्तर अस्पताल के ICU वार्ड में पड़ी है। ये वेजिटेटिव स्टेज पर है, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका होता है, सिर्फ हार्ट और सांसें चल रही होती हैं, नालियों से आपको मिसरोई तौर पर खुराक दी जाती है। ये इस कंडीशन में है। फिर बाद में 2011 में इनको चाइना भी भेजा गया था, क्योंकि चाइना से इनको कहा गया था कि वहाँ पर इलाज होता है, स्टीम सेल थेरेपी चाइना में होती है, तो वहाँ पर भी इस बेचारी का कोई खास इलाज ना हो सका। वैसी कंडीशन में कुछ माह के बाद इसको वापस मुल्तान में ले आया गया। यहाँ पर ये अभी तक उसी हालत में मौजूद है। आमिर, ये आपने पस मंज़र भी बताया, और अच्छा कि आपने पस मंज़र भी बता दिया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी इसका नोटिस लिया। अब मैं दोबारा ये समझने से कासिर हूँ कि आला अदालत का काज़ी आला एक चीज़ का नोटिस ले लें, उसके बाद एक्शन हो, और उसके बाद फिर डॉक्टर दोबारा रीइंस्टेट हो जाए। ये तो अलामान अल हफीज़ वाली सूरत हाल है। इसका मतलब तो ये कि बड़े से बड़ा भी यहाँ पे डिसीजन हो जाए, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट भी इसका फैसला कर दे, उसके बावजूद भी हमारी इतनी रिटाई है कि वो बंदा फिर से वापस आ जाता है। बिल्कुल फैसल, ये तो यहाँ पर होता रहा है और हो रहा है कि चंद अरसे बाद इसमें 2 असूल मुरतब किए गए मेडिकल केस में कि एक पेचीदगी, एक गफलत। यहाँ पर इन डॉक्टर्स को पेचीदगी का फेवर दे के, फ़ायदा दे के इनको दोबारा चंद महीने की जो है सज़ा दे के बहाल कर दिया जाता है। चूँकि जब भी ऑपरेट होता है ये लिखवा तो पेशेंट के लवाकिन से या पेशेंट से, तो उसका इनको बड़ा मार्जिन मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग दोबारा बहाल भी हो जाते हैं और आ भी जाते हैं। और जब ये अगर PMDC या कहीं भी इदारे में हेल्थ केयर कमीशन में चले जाएं तो वहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं, ज़ाहिर सी बात है, इनके डॉक्टर्स होते हैं या गैर जानबदार भी हम कहें, तो वहाँ पर इनको पेचीदगी का जो है वो फ़ायदा देकर इनको कुछ अरसे की सज़ा या जुर्माने करके इनको बहाल कर दिया जाता है। अच्छा, 2009 में एक आसिफ केस भी हुआ था, उसको भी वो नश्तर अस्पताल में लाके, एक छोटा सा ऑपरेशन था, उनको भी डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की जो है वो ज़्यादा मिकदार दे दी थी, वो भी कौमे में चले गए, तो वो तो बेचारे रेलत फरमा के काफ़ी अरसे के बाद उनको भी बाहर ले जाया गया था। उसमें ज़रूर एक डॉक्टर को सज़ा मिली थी, उसकी PMDC कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन इसको जो फाखरा का अगर बात करें तो वो जो जितना भी हमला था उसमें उनको थोड़ी सी सज़ा मिली, अस्पताल को जुर्माने भी हुए, लेकिन उसके बाद उनको डॉक्टर्स को वो अभी ताहाल बहाल हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा अलमी है आमिर के एक इंसानी ज़िंदगी और किसी की गफलत, किसी की लापरवाही, पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है, लेकिन वक्ती मअतली होती है और फिर होता क्या है कि वो हमें दंदनाते नज़र आते हैं। साथ ही रहिएगा, काजी इस्माइल साहब वालिद हैं फाखरा के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो आपका दुख है हम उसका अजाला तो नहीं कर सकते,
हमारे अल्फाज नाकाफ़ी हैं, लेकिन हम दुख के इस घड़ी में आपके हमरा खड़े हैं। हुक्म जारी हो जाता है, शख्सियत को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वापस वो हमें इस मुआशरे में आज़ाद नज़र आते हैं, इस मुआशरे में दनदनाते नज़र आते हैं। प्लीज़ मुझे बताएगा, ये जो इस वक्त आपके घर का माहौल होगा, यकीनन एक वालिद के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि बेटियाँ वालिद के बड़े करीब होती हैं, उनकी जान होती है, उनकी आंखों की ठंडक होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। मैं अपना शमा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शमा ने 12 साल के बाद दोबारा इसी आवाज़ उठाई है। खाखरा जी, हम जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, ये अल्लाह ताला जानता है। इस अजियत से गुजरे बगैर कोई इस अजियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हम जिस अजियत से गुजर रहे हैं, एक एक लम्हा, एक एक मिनट हमारे लिए अजियत का बायस है। और उसकी बच्ची की तकलीफ को देखते हैं, और हमारा सारा दिन नस्तर हॉस्पिटल में उसकी वालदा का ICU में गुजर जाता है। और उसकी वालदा हर 2 घंटे बाद उसकी करवट लेती है। जैसे ही उसका पैम्पर ख़राब होता है, और रात को अगर 12 बजे 2 बजे भी घर आती है, तो फिर उसको फ़ौरन टेलीफोन आ जाता है कि आएँ, इसका पैम्पर इसका चेंज करें, आ जाएँ फटाफट। फिर उसके टेस्ट करवाने हैं। उसके लिए जो मसाइल का पहाड़ है ना, उससे गुजरे बगैर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ये वो बच्ची थी जिसके बारे में कहा गया था कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने एक मुल्तान का बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकेयर हॉस्पिटल, जो प्रोफेसरान मालिक हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, वो बैंक के पैनल पे अस्पताल था, और वो बच्ची जिस वक्त तो वहाँ पे डिलीवरी के लिए गई है, और बाद में सुओ मोटो एक्शन लिया और इंक्वायरी करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। इंक्वायरी करवाने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे एनेस्थीसिया, एक मिडवाइफ मैट्रिक पास थी जिसे एनेस्थीसिया लिया गया, और वो बता रही थी कि इस अस्पताल के 5 मालकान में से एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं। अच्छा। और वो एक मिडवाइफ से ही 5 साल से एनेस्थीसिया का काम लेते थे। और बाद में ये साबित भी हो गया ये सारा कि ये इनकी गफलत है। और उसके बावजूद PMDC ने इनको 1 महीने की ऑब्जर्वेशन लगा के मेडिकेयर हॉस्पिटल को छोड़ दिया। और उसके बाद मेडिकेयर हॉस्पिटल के मालकान ने कहा जी हमने तो ये हॉस्पिटल बेच दिया, अब नए मालकान आ गए। फिर इस हॉस्पिटल के मालकान ने सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और एक बच्ची के साथ एक और ज्यादती की। बच्ची को उसी तरीके से एम्बुलेंस में, इसी हालत में, कौमे की हालत में, अपने अस्पताल में बुला के एक इससे फीता कटवाया कि हम यहाँ पे ना इस बच्ची के नाम से स्टेम सेल बनाएंगे, और इस बच्ची के नाम से जो और भी इस तरह के कौमे के मरीज हैं उनका भी हम इलाज करेंगे और फ्री करेंगे। उसके बाद ये इन्होंने मुझे बताया कि अब तो हम अस्पताल के मालिक नहीं रहे, अब तो नए मालकान आ गए। वो भी हमारे साथ एक इन्होंने घिनौना मजाक किया, ऐसा मजाक किया कि जो हमारी तकलीफ में और इन्होंने इजाफा कर दिया। और वो ये 2010 की बात है, आज 2000 आप देखें 21 आ गया, 21 भी अब ख़त्म हो रहा है। हमारे जो हालात हैं वो हालात इस तरह के हैं कि हम उन हालात से जिस तरह से नबर रवा हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला का महज फजल है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए हुकूमत या अदारे कुछ भी नहीं कर रहे। और जितने अदारे बने हैं, हेल्थ केयर कमीशन है या PMDC है या और भी हैं, वो सब बेबस हैं इस माफिया के आगे। जैसे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि माफिया तो ये भी एक माफिया है। बिल्कुल। और ये आप देख लें कि और इसकी पकड़ बेहद जरूरी है सर, इसकी पकड़ बेहद जरूरी है काजी साहब, क्योंकि आपकी बेटी इस पूरी कौम की बेटी है ये, और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में किसी का बच्चा इस तरह के हालात से ना गुजरे, किसी के वालिदैन को ये तकलीफ ना देखनी पड़े। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर इकबाल, ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ। इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब फैसल कहते हैं ना कि अब मैं अपने फेवरेट टॉपिक की बात करूंगा, यानी घूमने फिरने की, और जब मैं ये कहूँ तो आप समझिए कि कपड़ों की, शॉपिंग की, मेकअप की बात हो रही है, तो अभी हम कपड़ों की बात करेंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है, और जब मौसम बदलता है तो फैशन भी बदल जाता है। और हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई ट्रेंडी कपड़े हमने पहनने, किसी भी महफिल में आप जाएँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आए, और सब कहेंगे अच्छा मौसम के लिहाज से बड़ा ही ज़बरदस्त जोड़ा पहना हुआ है। सर्दियों की आमद हो चुकी है और सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है कपड़ों की सिलेक्शन की। अच्छा आप सर्दी से भी बचें और आप प्यारे भी लगें, वो एक ये ना हो ना कि फैसल आप
कुर्सी लग रहे हो, सारा कुछ आपके ऊपर हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपने सिलेक्शन करनी कैसे है। और कराची का मौसम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने आपको कल भी बताया था कि 4 मौसम है, तो दिन में 4 जोड़ों की जरूरत है। और अगर हम बात कर लें पंजाब की, तो पंजाब में होता ही है कि वहाँ पर अभी सर्दी है, तो सर्दियों में शादियों का सीजन भी बढ़ जाता है, और जब वेडिंग सीजन आता है विंटर में तो फिर और मुश्किल हो जाती है। और फिर ये भी सुनने को मिलता है कि खवातीन को तो सर्दी लगती नहीं है, माशाल्लाह से स्लीवलेस भी पहन लेती हैं, हाफ स्लीव्स भी पहन लेती है। अब ये बड़े मसले हैं। और मर्द हजरात, उनके लिए कितना मुश्किल है कपड़ों की सिलेक्शन सर्दियों में, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें डिज़ाइनर्स ज्वाइन कर चुके हैं, हिना सलमान हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं, और समर मेहदी हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हिना भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो समय आपसे स्टार्ट करते हैं। सर्दियां कराची में तो आती ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से आती हैं, चंद हफ्तों के लिए। कराची वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि यार वेलवेट पहननी है, शिफॉन को ही हम रखें, या फिर कोई और जैसे जामावार हो गया, या कोई और अगर हम कहेंगे स्टफ हो गया, तो कितना मुश्किल है अगर हम कराची को मद्देनजर रखते हुए बात अगर हम सिर्फ कराची सेंट्रिक बात करें तो मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये मशवरा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा वेलवेट्स या बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पे इन्वेस्ट नहीं करो। अगर दिल खुश करना है कि यार हम भी सर्दियाँ एंजॉय कर लें, तो थोड़ा सा वेलवेट की ट्रिमिंग्स लगा लो, मे बी एक स्लाइट वेलवेट की शॉल ले लो, परहैप्स वेलवेट का कॉलर, वेलवेट के कफ्स हो जाएं, लेकिन टच हो जाए ना वेलवेट हाँ टच हो जाए पूरा अगर सूट आप वेलवेट का करोगे तो साल के 10 महीने वो और वेलवेट बड़ी महंगी है ना, ऐसा ही है। अच्छा हिना, जब हम पंजाब का रुख करते हैं ना, तो अब तो लाहौर में काफ़ी सर्दी है, और लाहौरी जो हैं उन्हें बड़ा मुश्किल होता है ये कि अच्छा आपने प्यारा भी लगना है और आपने सर्दी से भी बचना है। तो प्लीज़ ज़रा आप मुझे बताएं कि पंजाब के मौसम को, या फिर अगर हम कहें कि इस्लामाबाद के मौसम को मद्देनजर रखते हुए अभी क्या इन है फैशन में, या खवातीन जो है किस तरह से अपने आप को कवर भी कर सकती है और खूबसूरत भी लग सकती है? पंजाब का मौसम इंतहा डिफरेंट है, कराची से अगर हम कंपेयर करें, लाहौर में तो वेलवेट्स आर ऑलवेज बीन वेरी हॉट फेवरेट, और नवंबर जब आता है तो वेलवेट्स की बहारें लाहौर में आ जाती है, वेलवेट्स, प्लशी, इसके अलावा भी और बड़े वुलन फैब्रिक्स हैं, कैश्मीर फैब्रिक्स हैं, वो बहुत चलते हैं। और ये कि जिस तरह पंजाब की गर्मी भी बहुत ज़्यादा, उस तरह पंजाब की सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, और पीपल आर मोर इनटू स्पेंडिंग ऑन विंटर्स एज वेल। जैसे जब विंटर्स आते हैं तो एकदम से वो जो फील होता है ना फॉल की, ग्लूमिनेस की, कलर्स उस तरह के हो जाते हैं, ब्लैक्स एंड ग्रेज एंड मैरून्स एंड अर्थ टोन्स, और वो एकदम से आपको कहते हैं ना एकदम से चेंज ड्रिफ्ट होता है। अच्छा, जब हम कराची में, तो ऑब्वियसली आई हैव स्पेंट मेनी इयर्स इन कराची में इंटायर ईयर एक जैसा रहता है, वो सिर्फ वो फील कराते हैं कि विंटर्स है, लेकिन विंटर्स होता नहीं है। अच्छा सबर, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो हैं वो कहते हैं कि बजट के अंदर भी हमारा कपड़ा आ जाए और हम जो है खूबसूरत भी लगें और हम जो है फैशन को भी फॉलो करें, तो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है महंगे कपड़ों का, उससे ख़वातीन कभी कभी डिप्रेशन में भी चली जाती हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो अभी अगर हम इस सीज़न की बात करें, तो इस सीज़न में जो कपड़े हम देख रहे हैं मार्केट में, अगर हम उसको घर में ही बनाना चाह रहे हैं, तो कोई एक सस्ता खस्ता मशवरा अगर आप हमारी ख़वातीन को दें। हमारे पास फैसल भी है, फैसल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये आपने कहा खातीन डिप्रेशन में आती हैं महंगे कपड़ों में, खातीन क्यों डिप्रेशन में आती? अच्छा, खरीद नहीं पाती ना बेचारी। अच्छा, ऐसी खवातीन भी होती हैं। नहीं, लेकिन मैरिड को तो नहीं खरीदना होता। नहीं ऐसी तो बात नहीं है। मैरिड में तो जिनको देना होता है उसने डिप्रेशन में आना है ना। उनका भी फर्ज है खैर देना, लेकिन वो कमा के अपने भी खुद लेती हैं, ऐसी भी बात नहीं है। प्लीज कैरी ऑन। अच्छा नहीं, आई वुड से देखो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस कदर है, और इस साल तो हमने इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा है, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन देखा है कपड़े के प्राइसेस। यही सोच के एट समर मेहदी वी कम अप विद अ न्यू लाइन, लास्ट दिसंबर हमने इसको लॉन्च किया था। इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट बाय समर मेहदी, और इसमें हमारे कपड़े जो हैं वो तुम्हें 2500 से लेके 7000 की रेंज के बीच में मिल जाएंगे। अच्छा। और उसमें सब तरह के सेपरेट्स हैं। मैंने खुद भी इस वक्त स्टेटमेंट बाय समर मेहदी पहना हुआ है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि दिन में अगर आपने एज अ वर्किंग वुमन काम पे पहना है, शाम को उसको आप डिफरेंटली स्टाइल करके इवनिंग में भी पहन सकती हैं। शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, लॉन्ग कमीज़ेस हैं, शॉर्ट कमीज़ेस हैं, जैकेट्स हैं, थ्रोज हैं, जो कि आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। तो अगर आप उसमें से एक वाइट शर्ट ले लें, एक ब्लैक पेयर ऑफ ट्राउजर्स ले लें और 2 डिफरेंट तरह के थ्रोज या जैकेट्स ले लें, तो उसको भी आप मिक्स एंड मैच करके 3-4 अलग अलग लुक के आउटफिट्स बना सकती हैं, और आप खूबसूरत और ट्रेंडी लग सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा है ना, चूंकि आपकी वेडिंग कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है, मैंने खुद भी पहनी हुई है, तो मुझे ये बताएं कि अब हमारी होता ये कि जब शादियों का सीज़न होता है तो हम
हम ये सोचते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्यूजन जो है वो दोनों ही होना चाहिए ना, आप ट्रेंडी भी लग रहे हो और आपने ज़रा खुद को कवर भी किया हुआ हो। तो जो अब आपकी वेडिंग कलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं कि जो इस सीज़न में, विंटर सीज़न में पंजाब के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अब सामने आई है, उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है या क्या ऐसी ख़ास बात होनी चाहिए आपको ख़रीदारी करते हुए, आपके माइंड में ऐसी क्या ख़ास बात होनी चाहिए कि आपके पैसे भी बच रहे हैं और आपका वो जो कपड़ा है वो अगले साल भी चल रहा है और वो आपका कपड़ा वेस्ट भी नहीं हो रहा? अच्छा महक, सबसे बड़ी बात है कि जब विंटर सीज़न की बात आती है पंजाब वाली साइड पे तो हमेशा से वेडिंग अलार्मिंग होती है, बिकॉज वेडिंग्स होती ही ज़्यादा विंटर्स में। तो लोग ज़्यादा आजकल विंटर से स्पेंड करने की बजाय मोर फोकसिंग ऑन वेडिंग्स, बिकॉज आपको पता है कि जैसे कोविड की वजह से द इंटायर 1.5 ईयर वी वर लाइक स्टक, और अब जब लोग निकल के बाहर आ रहे हैं तो दे आर मोर इनटू कलर्स, मोर इनटू कट्स, और इस वक्त ग्रीन्स और ब्लूज़ के ह्यूज़ बहुत चल रहे हैं, पीसेस बहुत इन हैं। और अब बात ख़रीदारी की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा कपड़ा, कौन सा ऐसा फैब्रिक है जो कि आपको जो कि पायदार भी हो, ड्यूरेबल भी हो, ट्रेंडी भी हो और वेरेबल भी हो। तो आई थिंक आई वुड अगेन फोकस ऑन वेलवेट्स, बिकॉज हम लोग जिस सीज़न में रहते हैं, हम लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ हम 3 से 4, 3 साढ़े 3 महीने तो हम लोग अपनी वेलवेट्स पहन सकते हैं। इसके अलावा ये है कि विलन फैब्रिक भी बहुत इन है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इवन वेलवेट्स भी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, और वो आप वेडिंग्स में भी पहन सकते हो, लाइक टेक अ वेलवेट शॉल विद अ प्लेन स्टफ, और वो आप कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो, लाइक डिनर्स, लाइक कोई रिसेप्शन है या किसी घर जाना है। तो ये ऐसा फैब्रिक है कि आई वुड रिकमेंड माई क्लाइंट्स टू वेयर इन द विंटर सीजन। ओके, अच्छा, इफ़ आई कैन कम नाउ इन बिटवीन, आपने कहा था 2500 से 7000 की रेंज है हिना के भी। अच्छा, ब्राइडल कलेक्शन में तो अभी नहीं आए क्योंकि मुझे रिसेंटली एक हार्ट अटैक हुआ है, बट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो भी बात की है, तो कल मैं गया 1000 रुपए लेके। अच्छा। अब आप लोगों के आते हैं विंटर कलेक्शन, और मैं अपनी विंटर कलेक्शन लेने गया लंडा कलेक्शन से। अच्छा। तो 1000 रुपए में मैं कितना सक्सेसफुल हुआ, पहले जरा ये देखते हैं। लेट्स सी, कैमरे के उस पर बैठे होंगे, मैं कह रहा हूं कि फैसल करीम ने हमारे दिल की आवाज जो है ना वो बन गया, लेके चलते हैं आपको। चलो, 700 वाला सिर्फ 300 रुपए में दे रहा हूं मेरा भाई, ये वीआईपी क्वार्टर ही आ गया भैया। अच्छा, मैं बात यह है कि खातीन का तो होता है विंटर कलेक्शन और मर्दों का होता है ये लंडा कलेक्शन। अब आपने पता नहीं कितने महंगे महंगे कलेक्शन दिखा दिए, ये 300 रुपए में मेरे भाई, यानी हो गए शाम, गिर गए दाम। सर्दियां आए, खातीन चाहे जितने भी महंगे कपड़े लें, मर्दों की एक ही डेस्टिनेशन है, लंडा जिंदाबाद। आए आपको अंदर लेके चलते हैं। यार ये कितने की? ओ तेरी खैर, ये भी 300 रुपए में। बेहतरीन जैकेट्स हैं ये, और सर्दियों के हिसाब से जो कराची की सर्दी है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है सिर्फ 300 रुपए में, 300 रुपए में, 300 रुपए, 300 रुपए, लूट का माल उठा मेरा भाई। अच्छा जी, जो 300 रुपए की यहाँ पे भाई आवाज़ लगा रहे हैं, ये कहाँ का दाना है भाई? 100 रुपए की टी शर्ट। अच्छा, ये 100 रुपए की अब निकाल ली है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कैमरा देख के आपने ना दाम गिरा दिए? एक ही दाम, ऐसी बात है, ऐसा मसला नहीं यार, कैमरा देख के क्या करना। अच्छा, तमाम तो ले रही है ना यार। ये बताएं कि इतने महंगे बाहर कपड़े मिलते हैं और लोग जो है वो भागते हैं ना ब्रांड के पीछे, यहाँ पे कितने लोग आते हैं? माशाल्लाह, जितने बाहर भागते हैं ना, अब ऐसा हो गया कि अब उससे डबल आते हैं। यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, अपनी मर्जी से कलर निकालते हैं, अपनी मर्जी से चॉइस करते हैं, पहनते हैं और फिर ले जाते हैं। क्या बात है जी। तो कम खर्च, बाला नशीन, जब भी आपको सर्दियों में अच्छे कपड़े चाहिए और सस्ते कपड़े चाहिए तो लंडा बाजार आइए। सिर्फ जैकेटें ही नहीं, यहाँ पे ट्राउजर भी हैं। सस्ता चाहिए, लंडा आइए। अच्छा भाई, 1000 रुपए लेके मैं आया था यहाँ पे, और 300 की मैंने जैकेट ले ली अच्छी सी, और 100 रुपए की मैंने टी शर्ट ले ली अंदर। अब मेरे पास ये 500 मजीद हैं, और पहले के बजे 100 तो भेजे 600 रुपये। तो अब हम ज़रा जीन्स भी देख लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है, कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या प्राइस है? प्राइस भाई मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। 250 भी है, 350 भी है, 300 भी है। वाह भाई, ज़बरदस्त। और कलर भी आपके पास सारे हैं? कलर भी। ज़रा एक मुझे डेनिम ब्लू दिखाए ना। ये आप डेनिम ब्लू देख रहे हैं? वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। अच्छा,
डैमेज स्टाइल भी है, लेकिन नहीं डैमेज नहीं, मुझे नॉर्मल दिखा दे। नॉर्मल भी है, ज़बरदस्त। कितने की होगी ये? 300। ये 300 की होगी? 300 रुपये। ज़बरदस्त। यानी कि 300 की ये हो गई, तो 300 की जैकेट, 300 की जीन्स हो गए 600, और 100 रुपये के अंदर की हो गई शर्ट अपर, अच्छा साहब, तो ये हो गए 700। अभी भी मेरे पास 300 रुपये बचते हैं। हम 1000 रुपये की शॉपिंग यहाँ करके और अब खाना खा के घरों को जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। 200 रुपए की बिरयानी खाई और ये 100 रुपए वापस ले आया। ये देख सकते हैं। यानी टोटल शॉपिंग की तुमने 700 रुपए की, और उसमें वापसी में एक बिरयानी, एक कोल्ड ड्रिंक और 100 बच भी गए। यानी मर्दों की शॉपिंग बड़ी आसान और बड़ी सस्ती होती है। ये कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि खवातीन जो है वो हमेशा महंगी चीजों पे हाथ रखती है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपने खुद देखा। देखिए हमारी फिर मर्दों के हवाले से अगर हम ये कहें कि हमने अपने मियाँ को सेलेक्ट किया तो वो भी बड़े महंगे हैं। अच्छा जी, है ना। आपकी तरफ आती हूँ, यकीनन ये पैकेज आपने भी देखा होगा। मुझे बताएं कि क्या वाकई, मतलब जैसे सलमान भाई, अगर मैं सलमान भाई के हवाले से बात करूँ तो क्या ऐसा ही है कि वो कहते हैं ठीक है मैं कहीं से भी खरीद लूंगा, लेकिन है ना जो तुमने कपड़े डिजाइन के ना बहुत महंगे, भाई जब खवातीन खरीदने आएंगी ना तो वो तौबा करेंगी। नहीं वो भी कहीं से नहीं खरीदेंगे, वो यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये कि नहीं भाई ऐसी नहीं है, लेकिन सहूलियत सबके लिए होती है। जैसे अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती चलूँ कि नया आया है प्री लव्ड क्लोथ्स का। ओके, दैट्स वेरी मच इन ऑन सोशल मीडिया। लाइक समवन, लाइक अगर कोई ब्राइडल आउटफिट्स हैं और उन्होंने एक बार पहने हैं तो वो सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट्स आ गई है प्री लव्ड क्लोथ्स के नाम से, जहाँ आप अपना ब्राइडल आउटफिट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इट्स वंस वोर, इट्स ट्वाइसली वोर, और इट्स नॉट यूज्ड लाइक। और वहाँ काफ़ी अच्छे बायर्स हैं जो कि वाकई सफ़ेद पोश बायर्स हैं जो कि वाकई डिज़ाइनर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो कहते हैं कि हमें वही चीज़, डिज़ाइनर्स की चीज़ बनी हुई, उनके टैग चीज़ें हमें कम प्राइस में मिल सके। तो दीज वेबसाइट्स आर वेरी मच वायरल दीज डेज एंड आफ्टर कोविड तो ख़ास तौर पे। बिल्कुल। अच्छा समर, आप मुझे बताएं कि एक जोड़ा अगर शादी के लिए कोई भी खातून जोड़ा पसंद करती हैं तो वो, अब तो ये ख्याल है कि 3-4 लाख से नीचे का तो जोड़ा बनता ही नहीं है। वो लोग जो कि 3-4 लाख का अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि किसी डिज़ाइनर के जोड़े को उठा के लेकर आया जाए और फिर कहा जाए कि इसके अंदर ये कमी पेशी कर दें और इसको मैक्सिमम हमारे बजट के अकॉर्डिंग कर दें? हाँ बिल्कुल। देखो, एक तो मैंने कभी से इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं किया, मैं ये लाखों के जोड़ों में बिलीव नहीं करती कभी भी फॉर ब्राइडल, बिकॉज वो कोई नहीं पहनता, ज़्यादा अपने भाई या देवर की शादी में बाद में आपने पहन ली एंड देन दैट्स इट। हाँ, सो मैंने पर्सनली मैंने कभी नहीं, मेरी एक लिमिट है और उसके ऊपर मैं नहीं जाती कभी, बिकॉज क्लाइंट दे भी तो आई जस्ट डोंट अग्री विद दैट फिलॉसफी। अच्छा, आप क्लाइंट को मना कर देती हैं? मतलब वी वर्क इट आउट इन सच अ वे। आई थिंक मेरी सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही फिर क्लाइंट्स भी आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं 2000 में या 50,000 में बना दूंगी, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट ब्राइडल के लिए होना चाहिए। लाखों की कहानी मुझे समझ नहीं आती। एक मेरा सवाल है, यही फिर मैं हिना से भी पूछूंगा कि हमारे यहाँ ठीक है अवेयरनेस तो है कि जी हम अकॉर्डिंग टू वेदर कौन सा हम जो है कलेक्शन पहने, लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर्स को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है तो आप जाएं और जिस भी आउटलेट पे आप जा रहे हैं आप उनको बताएं कि मुझे ऐसा ऐसा इशू है तो मुझे आप ये फैब्रिक दीजिएगा। होता यही है कि आप गए, आपने ले लिया, अच्छा जी अब आके आपको इचिंग का इशू हो गई सारी, अब वो डाल देते हैं जी जो आउटलेट है उस पर कि देखें यार उन्होंने तो गलत फैब्रिक यूज़ किया, उन्होंने तो इतना घटिया काम किया, तो अब मुझे देखे ऐसे रश पड़ गए तो अब यहाँ से नहीं लूँगी। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को बताएं। आई थिंक ये तो बहुत क्लियरली जब आप क्लोथिंग बनाते हैं तो आपके लेबल्स पे ही लिखा होता है। हम लोग तो मेंशन करते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ प्योर है, प्योर कॉटन है या प्योर सिल्क है तो वो प्योर है, अगर कोई विस्कस है, पॉलिएस्टर ब्लेंड है तो वो है। अगर आपको पॉलिएस्टर नहीं सूट करता, ये इचिंग और रैश पॉलिएस्टर से ही मिक्स से होता है, जो कॉटन और पॉलिएस्टर मिक्स होता है। लेकिन फिर ऑब्वियसली क्लाइंट को ये भी सोचना है कि अगर आप प्योर ले रहे हैं जाके तो प्योर कम्स विद अ कॉस्ट। सो या तो आप फिर कॉस्ट देख लें या फिर आप कोशिश करें कि फिर आप कम कपड़े बनाएं और परहैप्स ऐसे करें कि जिनसे आपको एलर्जी ना हो। तो ये तो क्लाइंट के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो टैग्स पढ़े, लेबल्स पढ़े और उन पे क्या इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं वो देखे। और ये जो अभी प्री लव्ड का ये जिक्र कर रही थी, बहुत सही कह रही है। मेरे पास अक्सर अब ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोविड की वजह से लोगों की इनकम्स में भी इफेक्ट हुआ है, ओवरऑल बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, तो बहुत से लोग अपनी माओ के, अपनी बड़ी बहनों के कपड़े लेके आते हैं और उनको कहते हैं इन्हें अप साइकिल कर दें। पहले रीसाइकिल कहते थे, अब अप साइकिल कहते हैं। एंड यू चेंज इट अराउंड, आप उसको रीवैम्प करके एक बिल्कुल ही नया आउटफिट बना के उनको दे देते हो एट हाफ द प्राइस। यही सवाल है ना, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि
लोगों में इतनी बड़े अवेयरनेस। मज़ेदार मैं बात सुन रही थी कि प्योर फैब्रिक जो है वो ऐसा है और इस पर स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, एक्जिमा ना हो, बिकॉज एक्जिमा का बहुत प्रॉब्लम है आजकल और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, जो मैं अपने रीजन की बात कर रही हूँ, लाइक दिस एरिया, लाइक पंजाब वाली साइड पे, जहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा लोग भर भर के पहनते हैं और हर लोग कहते हैं कि वाई पंजाब इज़ फेमस इनटू लॉट्स ऑफ हैवी आउटफिट्स, बिकॉज यहाँ का ट्रेंड है, यहाँ का ट्रेंड है। अच्छा, तो आप बात करें फैब्रिक की, अब फैब्रिक तो नजर ही नहीं आता ना, द वर्क वी ट्राई टू, हम लोग जितना काम डालते हैं, तो जब वो कपड़े जब उतर रहे होते हैं ना, तो हाथ सारे के सारे जो होते हैं ना स्क्रैच्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ ना प्योर फैब्रिक काम आ सकता है, ना सिंथेटिक फैब्रिक काम आ सकता है, वहाँ से एस्थेटिक सेंस काम आ सकता है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी शादी थी तो मैंने जो लहंगा पहना वो 7 kg का था और उस टाइम में मैंने शौक में ले तो लिया, लेकिन जब वो बाद में मेरा अशर हुआ क्योंकि वो उतार ही नहीं रहा थे, इतनी मुश्किल से उसको जो है वो 7 kg का था, 7 किलो का वो लहंगा था। अच्छा है ना, मुझे ये बताएं कि आजकल हमारी सोसाइटी में वेस्टर्न ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हम देखते हैं हमारे मॉडल्स, हमारे एक्टर्स, और फिर उन पे तनकीद भी होती है। व्हाट शो में अक्सर हमने देखा बाद में पिक्चर्स आती हैं, हमारी आम आवाम सोशल मीडिया पर देखती है और फिर तनकीद का एक अंबार सा लग जाता है। क्या अब हम ये देखें कि ईस्टर्न को भूलते जा रहे हैं, या फिर हम ये देखें कि वेस्टर्न ईस्टर्न से अच्छा आ रहा है इसलिए फिर अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ पर हो रही है? दरमियान में आपको क्या लगता है मसला है कहाँ पर? अच्छा महक, आई वुड से दैट अभी हमने पिछले दिनों देखे, हमने विटनेस की अवार्ड्स हुए, आईपा अवार्ड्स हुए, उसके अलावा देयर अनदर अवार्ड्स गोइंग ऑन जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई आउटफिट्स के ऊपर, एंड वी आर सेलिब्रिटीज़ एंड आर मोर ऑफ लाइक हमारे काफ़ी लोग जो थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वेस्टर्न आउटफिट्स को कैरी कर रहे थे। अच्छा, आई हैड दिस ये कन्वर्सेशन मैंने एक और टीवी चैनल में बैठ के की थी कि यू नो कि बीइंग अ पाकिस्तानी एंड रिप्रेजेंटिंग आवर ओन कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ वेयरिंग समहाउ अ कंटेम्प्रेरी पीस in our own way, in our own statement. Like if we can modify शलवार कमीज, if we can modify हमारा सबसे बड़े एशियन अगर हम बात करें तो साड़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है और साड़ी बहुत ज़्यादा स्टाइल्स में कैरी किए जा रहे हैं, लाइक लहंगा साड़ी, इसके अलावा शर्ट के ऊपर ड्रेप हो रहा है फैब्रिक, उसको भी बेल्ट के साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो साड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत टेपर्ड, बहुत स्लिम और बहुत फाइन और बहुत एक स्टेटमेंट लुक लेकर आती है सामने। और काफ़ी ट्रोलिंग के बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी वेस्टर्न लुक के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरा ये अपना ओपिनियन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कल्चर और हमारी जो अपनी माशाल्लाह से ड्रेसिंग है समर, वो हम देखें तो बाहर के लोग यहाँ पर आकर पसंद करते हैं। देखो मैंने 4 साल यूके में फैशन में डिग्री ली है, तो मैंने पढ़ा है ना यूनिवर्सिटी अब्रॉड, तो मुझे पता है कि वो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं हमारे कल्चर को। एंड आई ऑलवेज, मेरे जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते थे, मैं सब में कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ हमारा कल्चरल एस्पेक्ट उसमें इनकॉर्पोरेट हो, क्योंकि उनको तो यही पसंद है। अभी तुम्हें पता है H&M के अगर तुम वेबसाइट पे जाओ तो पूरा वो जो हमारा एक खास ढाबे का शलवार कमीज नहीं है, दे आर नाउ सेलिंग इट एट H&M, you know, so I mean they appreciate that look। देखिए, और बिल्कुल शी इज एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ बहुत से सेलिब्रिटीज जो हैं वो नहीं कैरी कर सकते दैट पूफी काइंड ऑफ गाउन लुक। हमारी बॉडी शेप, हमारी सब कॉन्टिनेंट का एक जो शोल्डर्स हैं, सब कुछ है, वो नहीं ऑलवेज सूट। और दूसरा, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल अभी ये चीजें नहीं हैं, क्योंकि हम फ्यूजन की तरफ चले जाएं या एक्सेप्टेबल जो एक वेस्टर्न अवेयर है उसकी तरफ। अब ये कफ्स ट्रेडिशनली कोई ईस्टर्न कल्चर तो नहीं है, लेकिन इसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया इन समथिंग दैट इज अ फ्यूजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये थोड़ा सा यू हैव टू बी सेंसिबल कि आपको सूट भी क्या कर रहा है ना, ये भी हमारे शायद सोसाइटी का ये अलमिया बन चुका है कि अच्छा फलाने ने फलानी जगह पर ये पहना तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। लेकिन ये है कि आपकी बॉडी पे वो चीज सूट करिए नहीं, ये चीज समझ में नहीं आती ना लोगों को। ठीक है। अच्छा हिना, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं, कोई भी खातून अगर बाजार जा रही है, जो कि आप तो माशाल्लाह से डिजाइनर हैं, कमांड है आपकी इन चीज़ों पे, कितने तक का एक बजट बनाना चाहिए खातून को, जो घर में बैठी हुई खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं कि उनके पास विंटर कलेक्शन के लिए एक बजट मखसूस और वो इतने में अपने कपड़े वो भी बना सके जो कि किसी महफिल में भी वो पहन रही हैं और वो भी बना
सकती हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल में कि कितना बजट होना चाहिए? इन्फ्लेशन का जो लेवल चल रहा है, प्राइस हाइक है जो मार्केट्स में है, और रोज़ाना ऐसी बात नहीं है, हम भी विटनेस करें कि रोज़ाना मार्केट्स में प्राइस हाइक हो रही है। इस तरह के आज अगर फैब्रिक 600 पर यार्ड है तो 2 दिन बाद फैब्रिक 800 पर यार्ड है। पहले थोड़ा इस तरह का नहीं था, चेक एंड बैलेंसेस कहीं थे, बट अभी चेक एंड बैलेंसेस आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट स्टिल यू नो मार्केट में वुलन फैब्रिक की भी प्राइस वेरी कर रही है, वेलवेट्स की भी वेरी कर रही है। इसके अलावा रोज प्योर फैब्रिक्स की तो प्राइस इट्स रियली हाई, यू कैन नॉट अफोर्ड। अच्छा, आई वुड रिकमेंड टू वुमेन कि आप प्लेन्स में जाएं, प्लेन सूट्स में जाएं, एक लाइक डिपेंड्स ऑन, अगर आप पश्मीना लेते हैं, कश्मीर लेते हैं या वेलवेट लेते हैं, इट्स 600 पर यार्ड, 500 पर यार्ड, 450 पर यार्ड। उसके साथ आप कलर अपने दुपट्टों के, अपनी शॉल्स के चेंज करती जाएं, सो दैट वो एक मोनोटनी भी नहीं रहेगी और एक स्टाइल भी आ जाएगा। और आजकल वैसे भी सेम जैसे प्रिंटेड शर्ट और प्रिंटेड पैंट्स का फैशन बहुत ज़्यादा इन हुआ है। यू कैन वेयर अ सिंपल प्लेन स्कार्फ और व्हाटएवर, अ शॉल with the printed stuff. It will make somehow more of like style, more of like statement. You will look more tapered, more smart and more casual. सही। अच्छा समर, एक सवाल मेरा ये कि कुछ ख़वातीन कपड़े, जैसे मैं कपड़े बहुत महंगे बना लिए, कपड़े फिर आ भी गए, गिफ्ट भी आ गए, अम्मा ने भी भेज दिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है हम मोटे हो जाते हैं और वो टाइम होता है कि आप सोचते हैं कि अब क्या करना है इन कपड़ों का, इतने महंगे कपड़े हैं, वो आपके कबर्ड में ही हैंगे। हाँ। उस वक्त की ख़वातीन के लिए, या वो ख़वातीन जो कि महंगे कपड़े ख़रीद तो लेती हैं लेकिन बाद का ख्याल नहीं रखती कि अच्छा बाद में भी हमारे काम आ सकते हैं, वो बस उस वक्त पहनिए तो ओके ठीक है, ऐसी ख़वातीन के लिए क्या मशवरा है, या कहीं भी पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन के लिए कोई कपड़े हैं? यार देखो, हम करते हैं, हम वी हैव अ लाइन कॉल्ड प्लस बाय समर मेहदी, वो सिर्फ प्लस साइज ख़वातीन ही के लिए है। ओके। और वो एक बिल्कुल सेपरेट लाइन है। और जब मैंने मैटरनिटी वेयर की लाइन शुरू की थी तो मैंने ये देखा था, बिकॉज हम मैटरनिटी लाइन भी करते हैं। अच्छा, एक आपके पास उसके लिए भी कलेक्शन है, पॉजिटिव बाय समर मेहदी। तो उसमें ये होता था कि मैं देखती थी कि वो मैटरनिटी तो लेती थी, वो जो प्लस साइज ख़वातीन थी वो भी आके लेती थी, बिकॉज मिलते नहीं है, और जो सपोजिटली प्लस साइज कपड़े मार्केट में है वो प्लस साइज है नहीं है, यू नो। सो फिर मैंने ये लाइन शुरू की है, एंड इसकी बहुत मार्केट है, बिकॉज हमारे यहाँ ख़वातीन आर नॉट अ साइज 0 मोस्ट ऑफ द टाइम, और पेयर शेप बहुत होती हैं, तो अगर ऊपर से कम है भी तो यू नो एज द बॉडी गेट्स लो, मतलब नीचे की तरफ आप जाओ तो देयर हिप्स स्टार्ट टू गेट बिगर, तो पेयर शेप बॉडीज होती हैं, तो इस वजह से प्लस साइज क्लोथिंग बहुत बहुत नेसेसरी है और होनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम मैटरनिटी के हवाले से बात करिए तो ये मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुनी है, और क्या ये चीज़ मार्केट में आपको रिस्पॉन्स इसका कैसा आया है? देखो, इट्स अ नीश मार्केट, ये है नीश मार्केट, इसके लिए एक सर्टन सेंसिबिलिटी चाहिए है, बट रिस्पॉन्स अच्छा है इन द सेंस के लोग कस्टम मेड मैटरनिटी वेयर बनवाते हैं, आते हैं, सुकून से बैठते हैं, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी हम डिस्कस करते हैं कि किस किस्म की, और फिर हम मैटरनिटी क्लोथिंग अफोर्डेबल इस तरह की बना के देते हैं जो उनके 3rd मंथ से लेके उसका, ऑब्वियसली ये थोड़ी सी एजुकेशन, बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शायद समझ लेते हैं कि अच्छा ख़वातीन इस दौरान फैशन नहीं कर सकती। ये एक साइंस है जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि किस तरह से मैटरनिटी क्लोथिंग बनती है, ये मतलब ये थोड़ी सी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 3 मंथ से लेके और 9 मंथ्स तक इस तरह की क्लोथिंग करें जो उनके लिए उनको कैरी कर सके, ताकि बार बार कपड़ा खरीदने की जरूरत ना, क्योंकि इस कंडीशन में ज़ाहिर है बाहर भी इतना नहीं निकल सकता। अच्छा ही ना, क्योंकि विंटर में हम ये देखते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं स्पेशली पंजाब में, तो अभी शादियों के हवाले से अब तो लहंगों की डिज़ाइनिंग में भी बड़ी चेंजिंग्स आ गई हैं, जैसे आपने साड़ी का जिक्र किया उसमें भी बहुत सारी हम देखते हैं कि चेंजिंग्स आ गई हैं। तो अभी किस चीज़ के, किस तरह के लहंगों की डिमांड है? वही ट्रेडिशनल सुर्ख जोड़ा ही चाहिए आपको बनाते, या कुछ चेंजिंग्स हुई हैं? अच्छा महक, अर्थ टोन्स मैंने पहले भी जिक्र किया था, अर्थ टोन्स इन हो गई हैं, लाइक कॉपर्स। अगर आप पूरा ड्रेस आप कॉपर में दे रहे हो तो आप यू कैन यू नो डू दुपट्टा मरून और रेड्स में चले जाओ। आजकल आइवरीज, कॉपर्स, स्किन कलर वापस इन हुआ है, अर्थ टोन्स की बात है ना, अर्थ टोन्स इन हुई हैं। उसके साथ डार्क लाइक हॉट पिंक्स, मरून्स, बर्गंडीज, इस तरह के कलर्स चल रहे हैं। अगर आप उसको मिक्स एंड मैच करते हो, कंट्रास्ट करते हो, बिकॉज ब्राइडल टिपिकल रेड इज़ अगेन अ ब्यूटी, और ट्रेडिशन है, वो कभी भी नहीं ख़त्म होता, वो हमेशा से रहता है साथ। लेकिन अगर आपकी कोई आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है विच नीड डिफरेंट थोड़ा सा, अगर आप उनके लिए डिज़ाइन करते हो, कस्टम मेड बनाते हो, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव लिटिल चेंजेस उनकी डिमांड के ऊपर। अगर उनको अर्थ टोन्स में जाना है, बेजेस में जाना है, स्किन में जाना है, तो उसके साथ अब मरून, बर्गंडी, ब्राउन्स और रस्ट
कॉपर, ये कलर कॉम्बिनेशंस आप कंट्रास्ट कर सकते हो। अच्छा है ना, एक आम खातून का सवाल जो कि घर में बैठी हमें इस वक्त देख रही है नाश्ते की टेबल पे, या बच्चों को संभालते या मियाँ को ऑफिस भेजते हुए, एक जोड़ा अगर वो खरीदना चाहे, स्पेशली बारात का, वलीमे का या फिर मेहंदी का, आपकी नज़र में बहैसियत डिज़ाइनर उसकी क्या रेंज होनी चाहिए? मतलब आप क्या रेकमेंड करेंगी कि भाई आप इतनी रेंज में ही जोड़ा खरीदें, इससे ऊपर ना जाएं? क्योंकि ख़रीदने को तो लोग 10 लाख का भी ख़रीद लेते हैं, कुछ लोग 1 लाख में भी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा महक, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क। अब वही वाली बात है ना कि आपको कितना स्टाइल, कितना काम चाहिए, या आप स्टाइल पे जाओ या आप काम पे जाओ। इट डिपेंड्स ऑन इफ यू रियली नीड अ स्टाइल विद लेस वर्क, आपका बजट 60-70 तक भी, यू नो, यू कैन मेक अ गुड जोड़ा, लाइक विद अ गुड स्टाइल, विद लेस वर्क, विद लाइक गुड लाइट एम्बेलिशमेंट। हाँ, इफ़ यू रियली वांटेड कि बहुत हैवी हो, उसकी बेस नज़र ना आए और हम ऐसे पहने, इट शुड बी वेरी ग्लिटरी, वेरी डिस्को, वेरी लाइक फ्लैशी, तो और विद इन रेंज गोज अप 2.5, 3, 3.5, डिपेंड करता है ना जितना आप काम आप करवाओगे, जितना आप काम पहनना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपनी रेंज को सेटल कर सकते हो। एंड अगेन हर बंदे का अपना एक बजट सेट होता है। हम हमेशा से क्लाइंट लेते हैं तो मैं अपनी जैसे शॉप पे भी कहती हूँ कि आपका क्या बजट है, आप पहले मुझे अपना बजट बताएं, फिर मैं अपने पीसेस दिखाऊंगी आपको। हमने भी सेगमेंटाइज किया होता है, ये बजट है, इसके हिसाब से ये पीसेस हमने इस तरफ रखे हुए हैं, आपका ये बजट है तो ये पीसेस हैं, तो वी कैन केटर ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। और वर्किंग वुमेन है तो वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो बिल्कुल दे रियली नीड अ कंफर्टेबल जोड़ा, नॉट लाइक हैवी, सो दैट दे कैन वेयर इट ऑन देयर देवर शादी, ऑन देयर रिलेटिव्स शादी, भाइयों की शादियों पे, व्हाटएवर, तो उनके लिए एक अलग रेंज रखी होती है। तो ये डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की बजट के साथ आए। बजट के साथ वो बात होती है ना समर कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आप भी लास्ट में प्लीज कमेंट करते हैं वो खवातीन जो कि चाहती हैं अपने मियाँ को तंग करती कि नहीं 6 लाख का लेना है या 2 लाख का लेना है। मैंने तो अभी पहले ही बताया, आई डोंट बिलीव इन इट। तो बात ये है कि अगर मेरा मशवरा तो सबको यही होगा कि फैब्रिक इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और इन्होंने जैसा भी कहा कि इतना काम उस पर भर दो कि फैब्रिक ही नहीं नजर आता। तो एक तो ये चीज, कट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज जो आपको सूट करे। और कभी कभी एक अफोर्डेबल चीज भी बहुत क्लासी लग सकती है, बजाय इसके कि आप एक क्रिसमस ट्री बन जाए और लाखों का तो पहना हो लेकिन कुछ समझ ही ना आए कि आप गुम कहाँ गए। और मेरी नजर में तो ये कि आपको जहां पर जो भी जैसी भी स्पेशली पहनने के लिहाज से सस्ती चीज मिल रही है या महंगी मिल रही है लेकिन अच्छी है तो प्लीज आप खरीदें, वो चाहे वो आपका जूता है या वो आपका सूट है। बेहद शुक्रिया हिना, समर बेहद शुक्रिया। उस मामले की बात करेंगे जो कि हमारे मुआशरे में पनपता ही जा रहा है। कहीं पर बड़ी आवाज़ें उठती हैं, कहीं पर हम औरत मार्च देखते हैं, कहीं पर हम उस पर तनकीद भी देखते हैं, कहीं पर हम पोस्ट भी देखते हैं और कहीं पर हम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात भी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ वक्ती होता है। इकबाल ने तो कहा था कि वजूद ज़न से तस्वीरें कायनात में रंग है, लेकिन इस रंग से अब लग यूँ रहा है कि जंग चल पड़ी है। ख़वातीन को दुनिया भर में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी बल्कि पूरी दुनिया में तशद्दुद का सामना है। खातून जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, वो माँ हो या बहन हो, बीवी हो या बेटी हो, बहू हो, कहीं ना कहीं उसे जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। और इस तल्ख हकीकत के साथ आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में जो हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है उसको रोकथाम का आज का दिन मनाया जा रहा है। हर साल इस दिन का एक ख़ास मौजू होता है और इस साल का जो मौजू है वो शैडो पेंडेमिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोरोना की आलमी वबा के दौरान दुनिया भर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात की तादाद में इजाफा हुआ। और अगर सिर्फ मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यानी हमारे यहाँ ख़वातीन पर जितना भी जुल्म हो फैसल, उसे हमेशा हल्का लिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि कोई नहीं, मर्द है, मर्दानगी दिखा दी कर, अगर उसने एक थप्पड़ मार दिया तो कोई बात नहीं, थप्पड़ को बर्दाश्त कर लो। हाँ। और ये कहने वाली भी ज़्यादातर खातून ही होती हैं। यानी कि अगर आप 50% ये झोली में डालते हैं मर्द की, तो हम ये भूल जाते हैं कि अगर किसी घर में चूल्हा फट जाता है तो मर्द वो चूल्हा नहीं जलाता, वो भी उसकी या तो सास होती है या फिर नंदे होती हैं, ये काम कर रही होती हैं। फिर एक और बड़ी अब चीज़ें आती जा रही है। तो अब शादी के बाद की बात करें, शादी से पहले जो माँ बाप होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी औलाद को औलाद नहीं समझते हैं और उनके साथ जो फिर हो जाती है ना, वो बयान के काबिल नहीं होती। जैसा कि आपने बताया था कि इस साल का जो थीम है शैडो पेंडेमिक, वो ये है कि एक तो पूरे पेंडेमिक से दुनिया गुजर रही है ना, ये तो आज या कल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन
इस पेंडेमिक के साए में जो एक और पेंडेमिक है, जो एक और सानिया है, वो जो ड्राइव करता जा रहा है, वो बड़ा परेशान कुन है। इस सब पे आज हमने आलिया सारिम साहिबा को मदऊ किया है। आलिया भाभी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ एक ऐसे मुतासरा खातून है जिनकी कहानी जब आप सुनेंगे ना, तो आप यकीन करें कि जो कैमरे के उस पार लोग बैठे हैं ना, वो एक सेकंड के लिए सोचेंगे कि क्या ये वाकई हम उस मुआशरे में रहते हैं जिसकी अक़दार है इस्लामी, या हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर औरत को ये सिखाया जाता है, औरत को ये बताया जाता है कि तुमने बर्दाश्त करना है, लेकिन कब तक बर्दाश्त करना है। तो मुतासरा खातून मेरी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अपनी बहन से ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जो लोग हमें जहाँ जहाँ बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पहले तो वो आपकी कहानी सुने, बल्कि कहानी नहीं, एक मुश्किल सफ़र जो कि आपने काटा या आप काट रही हैं, और इस मुश्किल सफ़र में जो आपकी हिम्मत है, मैं चाहूँगी वो लोग जानें। अब तो हिम्मत जवाब दे गई है। माँ होके हार गई, बेटी होके हार गई, बीवी होके हार गई। मुझे समझ नहीं दिन की मेरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। प्यार देते 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 9 साल की थी, वादा को ब्लड कैंसर था, उनका इंतकाल हो गया। उसके अपने बहन भाई को पाला, 5 बहन भाई थे, उनको पास बोल के बड़ा किया। अभी 40 दिन भी नहीं मेरी वादा को हुए थे, दादी ने मेरे पापा की दूसरी शादी करा थी। उनमें से 2 और बेटे हो गए, हम 7 बहन भाई हो गए। उनको भी मुझे संभालना था। मेरा शौक़ था पढ़ के टीचर बनना, मेरी वादा की ख्वाहिश थी। वो मेरे हाथ चूमती होती थी, वो कहती होती थी कि तुझे दुनिया रोल देगी बेटा। मुझे उसकी समझ नहीं आई 9 साल की बच्ची क्या होती है। अपने बहन भाई को पास पढ़ के उनको स्कूल भेजना, नाश्ता कराना। खुद भी जब स्कूल जाती थी, पेपर होता था, शौक़ होता था पेपर दूँ, अच्छे मार्क्स आए। लेकिन जब घर आती थी बहन भाई भूखे होते थे। वो मेरी मदर थी, उन्हें ख्याल करती थी। वो अपने बेटों को मुँह में नवाले डाल रही होती थी, मेरे आंखों में आंसू हो जाते थे। मैं उसी यूनिफॉर्म में आटा गूँथ, अपने बहन भाई के लिए नाश्ता कर, अपनी यूनिफॉर्म में खुद भी नहीं कुछ खाती थी। बहन भाई को जब पेट भर जाना, सुकून हो जाता था। जब बड़ी हुई देखा ना, माँ नहीं होती, दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। वे तो दाद के थे, उनके कोई छिला होना, दादी बीमार होनी, कोई मेहमान आ जाना, मुझे बुला लेना। क्योंकि मेरी वाद ने अपनी ज़िंदगी में मुझे हंडी रोटी सिखा दी थी। पता नहीं उनको पता था उन्हें दुनिया से चली जाना है। इन हाथों में जो खिलौने होने थे, वो मैं अपने खानदान वालों के काम काज कर रही होती थी। कभी कभी अल्लाह को पास में उठा के देखती थी, सर उठा के, या बारी ताला कभी कुछ बन सकूँगी, कुछ कर सकूँगी। बहन भाइयों को देखती थी, नहीं समझ आती थी। उन्होंने कहना, मेरे पुप्पी ने मुझे ताने मारने, तेरी शादी की अच्छे घर में नहीं होगी, कोई रेडी वाला सब्जी वाला होगा, कोई फ्रूट वाला होगा, उससे तेरी शादी होगी, तेरी औकात ही यही है। मेरे बड़े भाई को, मैं दूसरे नंबर पे थी, मेरे बड़े भाइयों को मेरे पे हाथ उठाना सिखा दिया। कभी कभी मैं बहुत थक जाती थी, बच्ची थी, इंसान थी, काम करके सारा दिन थक जाती थी। उनके भी बच्चे संभालती थी, वो पैदा करके तो मेरे लिए छोड़ देते थे, वो भी संभालती थी। थक जाती थी, कह देती थी, बच्ची थी ना, कह देती थी नहीं दिल का रहा ये बर्तन धोने को, नहीं दिल का रहा सफाई करने को। मेरे भाई को मेरे पर बदमाश बना दिया था, वो मुझे मारता था। जब वो मुझे मारता था, मैं कहती थी, अम्मी जी जिनके लिए भी माँ बन के पा रही हो, आप ये छोड़ के गई हो। अपने भाई के आगे हाथ जोड़ती थी, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, माँ के बाद मैंने आप लोगों को माँ बन के, नहीं किसी के पीछे लगो, हमें आपके साये की ज़रूरत है, हम एक बन के रहते हैं। हम कहीं चले जाते हैं, यतीम खाने वगैरह चले जाते हैं, खुदा के लिए मुझे मारो नहीं। मेरा नहीं दिल करता कभी कभी काम करने को, मैं थक जाती हूँ सबके काम करके, आप लोग को भी संभाल। मैंने जब इस बात का आगाज़ किया था, तो मैंने कहा था कि औरत जिस रूप में भी है, वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो काबिल एहतराम है। लेकिन यहाँ पर किसी रिश्ते का एहतराम ही नहीं किया गया, हर रिश्ते को पामाल किया गया। मुझे ये बताइए, ये कितने साल तक चलता रहा, ये भाइयों का मारना, भाभियों का काम करवाना, या काम वालियों की तरह ट्रीट करना? 18 साल तक। 18 साल तक। और 9 साल की उम्र में आपकी वालिदा इंतकाल कर गई थी। ससुराल कैसा मिला? ससुराल सोचा था शादी हो जाएगी, चलो ज़िंदगी बनेगी, मेरे को खुशी देख सकूँगी। हर लड़के का अरमान होता है, क्यों नहीं होता? अगर मैं गलत हूँ तो आप बताएं। जब जिससे शादी हुई
वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं था। उसने भी मुझे नुकरानी समझा, अपने घर की लोंडी समझा, अपनी माँ बहनों की नुकरानी। जो उठेंगे तो चाय चाहिए, ये चाहिए। मैंने उसे कभी पूछना कि आपको रहमिया था, अभी बेटियों बहनों वाले हमें पैसा जुल्म करते हैं। मुझ पे इतने गंदे गंदे ताने कसते थे। उनको पता था ना पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। आज मेरी वालदा जिंदा होती तो मैं भी इस हाल में ना होती, वो भी मेरे लिए आवाज़ उठाती। नहीं है कोई दुनिया में किसी का। आप बहन जो बातें कर रही हैं ना, यानी कि जिनको समझा ये जाता है कि वो बहनों के लिए आहनी दीवार बनते हैं। बहनें और भाभियाँ आती हैं तो उनका बड़ा प्यार होता है, और जब शादी हो जाती है तो फिर शायद इतने टॉक्सिक रिलेशन से निकल के सोचते हैं कि चले एक से निकल के अब नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये परेशानियाँ दर परेशानियाँ बढ़ती ही गई। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो हम आलिया भाभी से भी बात करेंगे। और ये कहानी एक नहीं है, औरत की ये एक कहानी नहीं है, जितने रूप हैं उतनी ही कहानियाँ, इन सब पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जब हम बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से तो यकीन करें कि हम कहते हैं कि हमारा मुआशरा पढ़ लिख गया है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ख़वातीन को आगे लेकर आना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ हमें नज़र आएँ। लेकिन बदकिस्मती से इसी मुआशरे में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। अनपढ़ की तो बात ही अलग है ना, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग यानी भाई, पढ़ा लिखा बाप, पढ़ा लिखा बेटा, माँ बहन बेटी या बीवी पर हाथ उठाता है ना, तो अफसोस होता है कि वो तालीम कहाँ पर है। आज ख़वातीन पर तशद्दुद से रोकथाम का आलमी दिन, और इस हवाले से हमारे पास जो मेरी बहन मौजूद है, इनकी कहानी हम ब्रेक पर जाने से पहले सुन रहे थे। उसी सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे फैसल। और जब हम बात करेंगे ना एक खातून के इतने सारे अल्लाह ताला ने कितने रिश्ते दिए हैं ना उसे, और उसके पैरों में जन्नत। जब वो माँ बन जाती है तब तो उसका ओहदा ही इतना आला हो जाता है। तो जन्नत होती है, बहन होती है तो वो भाई की जो है हिफाजत की दुआ करती है, बेटी होती है तो बाप की लाडली होती है, रहमत होती है। फिर बहू बन जाती है तो घर में खुशियाँ लेकर आती है, जिसको कहा जाता है ना कि औरत के दम से जो है वो नसीब से फिर पैसा होता है मर्द का। लेकिन इसको हम हमेशा उलट करके पता नहीं क्यों पेश करता है। आलिया भाभी, ये एक कहानी नहीं, ऐसी कई कहानियाँ हैं आज के दिन के मुनासबत से। जैसे कि हम कहते हैं ना कि माओ के आलमी दिन पे कि जी एक दिन थोड़ी होता है हर बार, तो इसी तरह जो औरतों पर तो तशद्दुद की रोकथाम का ये एक दिन नहीं है, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें देनी चाहिए एजुकेशन। अच्छा, ये एजुकेशन ये अब कहाँ से शुरू होनी चाहिए? एक ऐसे वक्त में आके कि जब ऑल इज़ लॉस्ट। अल्लाह करे कि अल्लाह मियाँ इनकी ज़िंदगी आसान करे, और यकीनन करें क्योंकि आपके पास आई हैं, इनको हम भी मोटिवेशन देंगे। और अल्लाह ताला अपने अच्छे बंदों पे ही जो है वो उनका इम्तिहान लेता है। और कभी भी ये भी याद रखिएगा कि कभी भी वो बर्दाश्त से ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता। तो कहने का मकसद ये भाभी कि जो ख़त्म हो चुकी चीज़ वो ख़त्म हो चुकी। हम अब आज के दिन कहाँ से शुरू करें, अपने बच्चों को कहाँ से बताना शुरू करें कि जी अगर वो छोटी बच्ची है तो उसको नहीं मारना। अब भाई है हमारा तो उसको, बहन को अगर बहन गुस्से में है तो उसको बोलो कि जी उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। बर्दाश्त का मादा कहाँ से शुरू करें, एजुकेशन कहाँ से हम लाएं? मुझे सबसे आसान बात करना आसान लगती है जब मैं एक मर्द की, आम मर्द की बात करती हूँ जो हमारी सोसाइटी में। और मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है मर्द की बात करना जब बाप, भाई, शौहर और बेटे में से किसी ने जुल्म किया होता है, जैसे इस तरह के कोई केसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे आके ना मैं कमज़ोर इसलिए पड़ जाती हूँ कि फिर वो जो एक औरत मार्च का फ़लसफ़ा है, वो फ़लसफ़ा उसके मेरे पास फिर जस्टिफिकेशंस नहीं रहती। तो मैं मर्दों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अपने भाइयों से, कि हमारी जैसी औरतों को जो मेरी तरह की और मेजॉरिटी में जो आपको इज्जत देती हैं और इज्जत देना चाहती हैं, आप इज्जत डिजर्व करते हैं, हमें इतना मजबूर और लाचार ना कीजिएगा कि हम आपकी इज्जतों को ना बचा सकें। ये मेरे पास अगर शेल्टर होम में मैंने इसको रखा है तो मैंने औरत को कहाँ रखा है? मैंने इसके बाप, भाई, शौहर और बेटे की घर की औरत को यहाँ रखा हुआ है। तो मैंने असल में उन मर्दों की इज्जत को रखा हुआ है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इन चीज़ों के लिए तो आवाज़ उठानी पड़ती है, बल्कि डंडा भी उठाना पड़ता है और ज़रूरी है, अदालत भी जाना पड़ता है। लेकिन हमें वहाँ तक रखिएगा कि हम आपकी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हैं, आप डिजर्व करते हैं, हम रख सकें। अब हमने शुरुआत कहाँ से करनी है? वहीं से करनी है जहाँ से सिरा टूटा था। फैमिली यूनिट्स, रिश्तों का एहतराम,
पैसे को इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, रिश्तों को इस्तेमाल नहीं कीजिए। हमने वापस वहीं जाना है जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। और अभी औरत के हवाले से एक बात और कह दूँ कि ये जब हम औरतें निकल रही हैं काम के हवाले से, जॉब के हवाले से, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि माशरे ने और हमारे मजहबी तबके ने भी मर्द को एक चीज़ से आज़ाद नहीं किया था, अल्लाह ने भी नहीं किया, वो है नान नफका। कि हर हाल में कभी किसी ने नहीं कहा कि औरत निकलेगी, कमाएगी और घर चलाएगी। और हम इस बात में इतने सिक्योर और इतने मजबूत, तवाना और रिलैक्स रहते थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नान नफके की हमारी नहीं है। औरतों को तालीम मिली तो मैं कहती हूँ 100% मिलनी चाहिए, लेकिन अब जब औरतों को, एक तो वो औरतें जो दही हैं या हमारे मासियाँ जो हमारे पास ये जो मेड्स होती हैं ये आती हैं, ये काम करती हैं, इनका पैसा भी मर्द रख लेता है, घर में बैठ के ऐश भी करता है, इनको जूते भी मारता है। अब मिडिल क्लास की औरत वो उस रविश पे निकल रही है। जॉब को कंपलसरी नहीं होना चाहिए औरत के लिए, ऑप्शनल होना चाहिए औरत के लिए। वो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं, क्योंकि उस पर फर्ज ही नहीं, उसके पैसे घर के खर्चे में आएंगे, अल्लाह ने उस पर फर्ज नहीं किया। लेकिन जब हमने ऐसी चीजें औरत को दिखानी शुरू कर दी हैं कि तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारे हाथ में जितना पैसा होगा, तो ऐसा ना हो कि मेरे माशरे की मिडिल क्लास उन मेट्स की तरह का कोई हाल हो जाए। तो आप पढ़ें लिखें, जरूरत है घर को, आप बाहर निकलें, लेकिन इज्जत नफ्स को और अपनी इज्जत को, जो वर्क प्लेस पे कभी कभी बहुत हर तरह की हैरेसमेंट होती है, उससे सेफ रखिए। अच्छा, मैं ये एक चीज़ बड़ी अहम है कि कई बार ऐसा होता है कि पहली मर्तबा अगर हाथ उठ गया तो अगर मर्द ने रियलाइज़ भी कर लिया तो उसको समझाया बुझाया जाता है कि चलो जी उठ गया तो क्या हो गया, एक बार हुआ है, आगे से नहीं होगा। इस पे आवाज़ उठाना एक चीज़। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हम यकीनन मगरबी माशरे को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, ठीक है, जो उनकी मादर पिदर आज़ादी है, जो बेरा रवि है, लेकिन उनके यहाँ बच्चे को भी पता है। मैं क्योंकि बहन की कहानी 9 साल की थी ना जब ये शुरू हुई, उनके यहाँ 9 साल 10 साल 12 साल के बच्चे को पता है कि अगर तो हाथ उठा तो उसने कौन सा नंबर मिलाना है, कौन सा डायल करना है और कब पुलिस ने आना है और कब वो करना है। इस चीज़ को बड़ा तनकीद किया गया, लेकिन उसको अपने माशरे के पैराए में रख के अगर देखें, वो हटा दें कि जी माँ बाप को पुलिस ले जाए, ये सारी चीज़ें, अगर तो ये एजुकेशन हम दे दें अपने बच्चों को कि इस तरीके से अगर आप पे इस तरह की वायलेंस होती है, आपका अपना करता है, तो आपने उसको कहाँ जाके बताना है, तो शायद इस तरह की कहानियाँ आगे चल के रुक सके। देखिए, बताना किसको बताया जाता है? सबसे पहले घर के बड़े को बताया जाता है, लेकिन बड़ा ही जुल्म ढाए। महरम रिश्ते को बताया जाता है, चारों इसके पास मौजूद हैं, चारों मिलकर जुल्म ढाएं। आप रियासत पे जाएंगे, रियासत कौन सा काम आपको करके देगी? अदालत के अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े अमीरों से फुर्सत नहीं मिल रही, तो गरीबों तक कौन पहुंचेगा? तो हम बातों की हद तक अगर कह दे तो मैं कोई भी जुमला बोल देती हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं उनको कोई जगह अगर मुझे समझ में, तो ओपन इस वक्त आपसे कह रही हूँ कि अगर महरम मर्द तबाह हो बर्बाद कर दे तो खुदारा मुझे किसी के पास उसका जवाब हो तो मुझे आके बताइएगा, मैं भी रिलैक्स होंगी, मैं जाने हजारों लाखों का भला करूंगी और मैं बताऊं इसका जवाब मुश्किल के कहीं से मिले। फिर वहीं जाऊंगी कि मेरा बाप बहुत सख्ती से मुझे देखता था और मेरे बाप का आलम यह था कि जहाँ भाई पढ़ता था वहां मैं पढ़ती थी, और अगर पढ़ाई हम में से किसी के आगे पीछे हो बहन की, तो अब्बा कहते थे पढ़ती नहीं है तो इसकी शादी कर दो। हमारे लिए शादी कोई बहुत अच्छी वाली चीज नहीं थी, हमारे लिए ये था सजा। मैं शादी को सजा इससे नहीं कहूंगी, बहुत खूबसूरत बना लेकिन नहीं, उसको मैं यूं करूंगी कि जो कहते हैं ना बच्ची पैदा हुई बस शादी कर, नहीं, मेरा बाप कहता था पहले पैरों पे खड़ी होगी मेरी बेटी, और अगर ये अपने आप को पैरों पे नहीं खड़ा करना चाहती तो ठीक है, फिर रवायती औरत बने। अच्छा, इनके वालिद का हमें नहीं पता। इसके वालिद ये खुद अपने ये बताएगी, अपने हवाले से हर बात खुद बहुत अच्छे से बताएगी। मैं चाहूँगी मेरी बहन के जहाँ से हमने बात का सिलसिला थोड़ा कुछ वक्त के लिए रुका था, आप वहाँ से शुरू करेंगे। आपके जो शौहर थे जिस तरह से आपको मारते थे, तो आपके ससुराल में यकीनन सास होंगी, नंदे भी होंगी, जेठ या देवर भी होंगे, उनका रवैया? वो इकलौते किसी तो वो बिगड़े हुए थे जिन्होंने अपनी माँ बहनों की इज्जत ना की हो, उनके कमा के ना खिलाया हो, बस उनसे ले के खाया हो। वो किसी की बहन बेटी को क्या रखेगा? मेरा आज का जो मर्द माशरे का मर्द है, सॉरी बुरा ना माने, मैं नालत बेचती हूँ। और जाहिर है कि जब हम कहते हैं कि मर्द यकीनन एक बाप का रूप है, भाई का रूप है, बेटे का या शौहर का, तो हम तो ये समझते हैं कि हम अगर अपने बाप भाई या शौहर के साथ बाहर निकले हैं या उनके साथ हम बहुत महफूज हैं, लेकिन जब उन्हीं का ही हाथ उठ जाएगा, साथ ना भी निकले ना, मैं तो अगर अकेले भी निकले तो हमें ये अंदाज़ा हो कि अगर
सड़क पे कोई करे तो मैं पीछे जाऊं और मेरे पीछे बैग पे मेरा भाई खड़ा है। ये मेरा और बता दूं, औरतें बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत ताकतवर। हमें कई दफ़ा अपने इन मर्दों की या इन रिश्तों की बहुत ज़्यादा हर जगह वो भी नहीं पावर नहीं चाहिए होती है जी। एक मॉरल सपोर्ट ये कि वो हमारे पीछे बस खड़े हैं, फिर हम दुनिया फतह कर लेते हैं। हम उनसे पैसा भी नहीं मांगते, हम उनसे बहुत सारी मांगते ही नहीं, हम उनसे कुछ नहीं मांगते। एक एतबार और एक मॉरल सपोर्ट। और इसके वालिद के हवाले से मैं कहूँ कि अगर वो मर्द जो दूसरी शादी करते हैं, खुदा के लिए बीवी दूसरी तीसरी चौथी हो सकती है, औलाद सब आपकी अपनी होती है। जब आप तफरीक ना रखें और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो माशरे में होती है किसी भी मर्द और औरत की, वो उसकी औलाद होती है। आपस के झगड़े अपनी जगह, औलाद को रुस्वा ना करें। और जैसे मैं आज भी फख्र से अपने बाप को कहती हूँ कि मेरे बाप ने कहा तालीम पर इन्वेस्ट करो। मेरी तालीम पर इन्वेस्ट किया तो जहेज पर ना इन्वेस्ट करो, तालीम पर इन्वेस्ट करो और बच्ची को पढ़ाई के वो मकासद बताओ कि मेरी बच्ची पैदा हुई वो सुन रही है मैंने दुल्हन बनना है। भाई दुल्हन वक्त आएगा बन जाना, लेकिन तुम अगर पैदा हुई हो तो तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी, अल्लाह ने तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी। भाभी ये बड़ी जरूरी है, आपने बात की कि आप जो कह रही है ना कि स्ट्रॉन्ग करना खातून को, ये घर के मर्दों के साथ साथ खवातीन का भी फर्ज है। मैं इस तरफ भी आती हूँ। मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब, जैसा आपने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी की थी, फिर उनसे 2 भाई भी हुए थे इनके, एग्जैक्टली। तो आपकी शादी अभी आपके शौहर के साथ आपके ताल्लुकात, भाभी तक आप कैसे पहुंची? मैं चाहूँगी कि ये भी मेरे देखने और सुनने वाले जाने। वो मुझे बिल्कुल वो समझते कि मैं मनूस हूँ, मैं उनकी दुनिया में आ तो गई हूँ। जाहिर बात जब वो मुझे कमा के ला के नहीं देंगे मेरा घर कैसे चलेगा? कहते ना हरकत में बरकत होती है। घर बैठे रहे कैसे मेरी किस्मत चलेगी जब मुझे ला के नहीं देगा कमा के? कहाँ से मैं पकाऊंगी अपने बच्चों के लिए, कहाँ से करूँगी? कहना तो ही मेरी किस्मत में मनूस आई थी, नैश आई थी। हम औरतें नैश है, हमसे बच्चे भी चाहिए, हम नेक औरतें भी बच्चों के लिए चाहिए। आपको जो तरबियत दे, जो बड़ा करे। मेरे 4 बच्चे माशाल्लाह, 2 बेटियाँ 2 बेटे। आज उनको इतना बड़ा किया हुआ, उनको इतनी अच्छी तरबियत दे। आज उठती है ना अपने वाले साहब को पहले सलाम करती हैं। आधी रात को वो आवाज़ है ना बेटा मुझे ये बना के दे, भागती हैं किचन की तरफ। और आज का मत कहता तूने किया क्या इनके लिए? और आज की औलाद कहती है आपने हमारे लिए क्या किए? कहाँ से ला के दूँ मैं तुम लोग को? मेरे पर नहीं है इतनी दौलत, क्या करूं? मुझे एक बात ये भी बताएं कि जो गालियाँ इसने मियाँ से खाई थी ना, अब वो बेटा था जो घर में उसे मेरे बच्चों ने देखा, वो मुझे मारता था। बाप के नक्शे कदम पे चला। तकलीफ दे बात कि जिस बेटे को ऐसे बड़ा किया, कहते हैं कि माँ तो अपना पेट काट के औलाद को खिलाती है। मुझे मेरी बहन ये लास्ट में बताएं कि आपके शौहर ने आपको घर से निकाला, मार के निकाला या तो गली में मेरे कपड़े फाड़ दिए। और मेरे बच्चे जब मुझे बचाने बेटियाँ आई ना तो कहता है कि तुम अपनी माँ का साथ दोगे तो मैं तुम लोग को भी छोड़ के भाग दूँगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं दूंगा। कहता हम तो उसके बहनों के मोहताज थे, उसकी तो नहीं थी ना मैं। उसकी बहनें बेटी थी तो मेरे घर का थोड़ा बहुत दाल रोटी पकती थी जो मैं अपने बच्चों को देख के खुश होकर सो जाती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करके। जब मेरे बच्चों ने देखा, मेरे बच्चों को इतना दिमाग में मेरे लिए वो डाल दी गंदगी और मेरे बारे में इतना बुरा कि तुम्हारी माँ नहीं है, ये नैश है, ये तुम लोग को भी अच्छी तरबियत नहीं देगी, नहीं करेगी। वो अच्छा वो तरबियत क्या थी जो उठ के तुम्हें सलाम करते हैं, वो तुम्हें उठ के तुम्हारे पाँव दबाती हैं, तुम्हारी इज्जत घर आके सलाम दुआ है, तुम्हारे लिए आधी रात को उठ के पकाती हैं। वो माँ की तरबियत है। मुझे आप ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं अपने शौहर से, इस मुआशरे से? कोई एक दिल की बात जो कि मेरी बहन अपनी ज़ुबान पे मेरे बच्चों को अपने पास रखने का। जब मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला ने मेरे नाम से मेरी औलाद को पकाना है, वो कौन होता है मेरी औलाद को पकड़ा के अपने पास रखने? मैं कहती मेरे बच्चे बेशक मुझे फ़ोन करके बुरा भला कह दे, एक आवाज़ सुना दे, मैं 9 महीने में तड़प गई हूँ। वो जो 8वें साल का बेटा है ना, वो मुझे पता क्या कहता था, मम्मा जाने पर कहता था मम्मा मैं बड़ा होकर ना मैं आपको अलग मकान लेके दूंगा, आपको घुमा के दूंगा। मैं रो पड़ती थी, मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, अपनी औलाद कहाँ से जाके मांगूँ? कौन होता है वो मेरी औलाद को अपने पार के मुझसे दूर करने? कौन होता है? तकलीफ़ें मैंने सी, तकलीफ़ों से मैंने पैदा किया, सीने मैंने आधी आधी रात को उठ के उनको माना, गीले से खुशक मैंने किया। वो क्या करता, नशा करके तो सोया रहता था। क्या करता था, एक हाथ कमा हलाल का मुझे जोड़ा तक नहीं दिया। 5 रुपए की पेंसिल क्या होती है ऑनलाइन, वो मांगी तो एक थप्पड़ पड़ गया था मुझे। क्या उसे मैं उम्मीद रखूँगी?
और मर्दानगी अक्सर जाती सिर्फ मेरे पे, औरत के आगे। 9 साल की उम्र से बेटी, बहन, फिर शादी हुई, बीवी, हर रूप में वो रूप के जो हमारे लिए काबिल एहतराम से बढ़ के काबिल फ़ख्र है, वो रूप के जो घर का निज़ाम चलाता है, उस हर रूप को बारी बारी हर रोज़ हर लम्हे उसका इस्तेसाल किया गया, उसका कत्ल किया गया। हम बतौर मर्द आपसे आज के इस दिन पे बहुत माज़रत खाएँ, बहुत माफ़ी मांगते हैं। मुझे नहीं पता कि ये माफ़ी, ये माज़रत आपके वो दिन ला सकती है, लेकिन आगे के लिए ये दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि आपकी ये कहानी कोई इस वक्त स्क्रीन पे देख रहा हो, कोई देख रहा हो, कोई ऐसा भाई जो आज इस तरह अपनी बहन पे तशद्दुद करता हो, कोई शौहर जो अपनी बीवी पे इस तरह तशद्दुद करता हो, और किसी के भी दिल में अगर आपके आंसुओं से उसका वो पत्थर दिल मोम हो जाए, तो शायद अल्लाह ताला ने इतनी मुसीबतें और परेशानियां जो दी हैं आपको, शायद वो किसी के लिए मशअल राह बन सकें। मैं एक अल्फाज अदा कर दूँ इसके लिए, ये बहुत प्यारी बेटी है मेरी। अगर इसको कभी किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया तो मैं आज पूरी दुनिया के सामने एक्नॉलेज करती हूँ कि मेरी ये बहुत प्यारी बेटी है। इंतहाई इज्जत के साथ, हिफाजत के साथ उस चारदीवारी में, शेल्टर में बैठना आसान नहीं है। जो औरतें वहाँ इज्जत से बैठती हैं वो इज्जत की ही मुतलाशी होती हैं। बेशक। और आप भी हमारी बहन हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत शुक्रिया, आपने दिल खोल के बस आपके प्रोग्राम से मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। मेरा बेटा छोटा, मेरे जाने पर मेरे जिगर के टुकड़े अगर देख रहे होंगे तो खुदा के लिए मुझे सीने से लगा लो, बेशक भी मैं मर जाऊँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें अल्लाह का रसूल का वास्ता देती हूँ मेरे बच्चों, मुझे सीने से लग जाओ, मुझे मत तड़पने दो। दिन रात मेरे नहीं गुजरते, रो के सोती हूँ, रो के उठती हूँ, आधी रात उठ के तुम लोग को पुकारती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ममता पे रहम कर दो। और इसका मियाँ, जो लोग हमारे ऊपर ऑफिस में नहीं आते, ऐसे हज़ारों केसेस मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए आकर मिलिए। ये करोड़ों लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि 9 महीने 10 महीने से मेरे पास है, आप हमारे बुलाने पर ऑफिस आते। आपके घर की इज्जत थी, आपके बच्चों की माँ थी, अपनी माँ की इज्जत करो, अपने बच्चों की माँ की भी इज्जत करो। आप इसको ले जाते, ले ना जाते, मैं तो कहती हूँ बच्चों को तो मिलवा देते। इतने फासले, इतनी नफरतें भरना। और बड़ी तकलीफ दे बात बताऊँ, जब इस तरह के केसेस मेरे पास होते हैं, मिलवाते तो घर में वो फीडिंग करके लाते हैं मिलने वाले की, कि वो आके वो जुमले अदा कर देते हैं कि फिर मुझे शेल्टर में इस बच्ची को संभालना मुश्किल हो जाए। शायद वो कहते हैं ना कि बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, आपका बहन, आपका बहुत शुक्रिया। शायद हमारे अंदर से वो खौफ खुदा और रोज़े महशर का खौफ ख़त्म होता जा रहा है, इसीलिए हम माशरे की जो अक़दार हम देखते हैं पस्ती का, इसीलिए शायद शिकार होता जा रहा है। चलें जी, एक अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आला अदलिया पर इल्ज़ामात से मुताल्लिक मरियम नवाज और शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त और दरख्वास्त काबिल समात होने पर चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने फैसला महफूज कर लिया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सोहेल रशीद से। सोहेल बताइए। सर, ये दरख्वास्त की काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया गया है। मुकामी एक खातून वकील हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि मरियम नवाज और शाहिद हकान अब्बासी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामुनासिब जुमले कहे, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये रिमार्क किए हैं कि महज तनकीद की अगर बात हो तो जजेस इससे मुतल्लिक ओपन माइंड होते हैं और जो रिटायर हो चुके हों उनसे मुतल्लिक बात करने पर तौहीन अदालत नहीं बनती। इस मौके पर जब ये इस्तदा की गई अदालत से कि जो एक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बयान अर्जी से मुतल्लिक तौहीन अदालत का केस यहाँ चल रहा है, उसके साथ इसको मिलाया जाए, तो अदालत ने यह करार दिया कि वो एक अलग मामला है। ये महज तनकीद की आता की दरख्वास्त है जो काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया गया है। आज ये फैसला सुनाए देने का इम्कान है। ठीक है सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक शेर अर्ज बताएं। और वो मैं सिर्फ फैसल के शेर सुनने के लिए बैठी नहीं, और वो मेरा नहीं है, लेकिन वो एक मुतरन्नम शेर है। अच्छा, अर्ज किया है। तेरे नाल दिल मिल लिया, आगे कलियां दा रंग खिल लिया, उससे आगे गम सारे दूर हो गए, उससे आगे खुशियां दा चंद चढ़ गया। हाय 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 हाय, ये जो कैमरे के उस पर लोग बैठ रहे हैं, इनकी मॉर्निंग मजीद खुशगवार हो गई होगी और बहुत सारी यादें आ गई होंगी आपके जहनों में। तो जिन्होंने ये गाना गाया था और इन्होंने बहुत अब फिल्में भी कर चुके हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी पर्सनैलिटी है। मुझे मेरी अभी जो उनसे बात हो रही थी ना ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैं उनको बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार ये 97-98 में ये गाना आया था। उससे लेके अब तक यासिर अख्तर
पाकिस्तान के एक ऐसे मल्टी स्टार हैं, एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड आइकन हैं कि हमेशा जिनकी तरफ देखा और पहले, और कुछ लोग होते हैं ना कि एक फील्ड में वो एक्सेल करते हैं। यासिर भाई ने जब वो आए उस वक्त की जो म्यूज़िक थी हमारी, उसको बड़ा उन्होंने एक्सेल किया और अब वो फिल्म भी कर रहे हैं और बहुत अनोखी अछूते टॉपिक्स पे फिल्म कर रहे हैं। ज़बरदस्त कि जिससे एक तो ये कि अछूता टॉपिक यानी एक मुनफरिद, और दूसरी बात ये कि इस टॉपिक से इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर करना और स्पेशली हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ये बहुत ज़रूरी है। असल ये बात है। तो हम और कितनी बात करें आपसे, हम डायरेक्ट यासिर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच समा, एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे आप लोगों ने शो में बुलाया। महक, फैसल, थैंक यू। आप इट्स ऑल आ प्लेजर कि आप आए। तो यासिर भाई, गाना तो हम आपसे आगे चल के सुनेंगे और मैं तो यही जो है वो सोच के आया था कि ये मैंने भी करना है और आपने भी मिलके करना है। और जब हम बात करते हैं फिल्म की, तो ये एक फिल्म नहीं है बल्कि 12 फिल्में हैं जो कि आएंगी मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ माहौल आप देखेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे। फैसल, मुझसे वेट नहीं हो रहा, आज तो वीकेंड जो है ना, ये फिल्म जरूर देखनी है। आपने अब देखी? आपने अब देखनी है? अब देखनी है, आप देख चुके हैं, ये 2 कदम आगे चलते हैं। मैं आपसे ये रेस जीत चुका हूँ। तो कास्ट हमारे साथ मौजूद है, यासिर भाई तो हैं ही, और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो सोनम उभी होंगी कुछ देर में, उनको भी जो है हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक और यासिर भी होंगे, यासिर अब्बास हमारे साथ होंगे, बिल्कुल स्काइप से हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो भी। तो हम फिल्म के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, मतलब बड़ा मुनफरिद आइडिया ये कि 12 फिल्में मुख्तलिफ जगहों से हम देखेंगे, जिसका मेन फोकस ये है कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को आपने आगे लेकर आना है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री बाकी फिल्म इंडस्ट्री की बनिस्बत काफ़ी पीछे है। और आजकल वो शुक्र है वो ट्रेंड नहीं है गुज्जर वाला और ये वाला, क्योंकि ये कल्चर काफ़ी पीछे रह गया है। हालांकि ये भी हमारा कल्चर है, लेकिन वो कहते हैं ना, खाने में मसाला अगर सिर्फ लाल मिर्ची डाल दें तो वो मज़ा नहीं रहता। ठीक है, तो यासिर भाई प्लीज़ ये वाली जो सबसे पहले जर्नी है जी, इसको पहली बात तो ये है कि जो प्रीमियर हुआ, मैं PTV नेटवर्क का, जो हमारा नेशनल नेटवर्क है, उसका, और जो मेरी सालगिरह मनाई गई इसके प्रीमियर पे, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी मैनेजमेंट का, जो हमारे मुल्क का एक इदारा है जहाँ मैं पला बड़ा। बिल्कुल। जहाँ तक बात रही मुझको पता की 12 फिल्में हैं, जिसका नाम है मल्टीनेशनल फिल्म्स। वो किस लिखा हुआ था, तो मैंने कहा ये फिल्म एक के बाद एक फिल्म आएगी, तो फिल्म आएगी 12। अब ये फिल्म्स बेसिकली, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट लेकर आता हूँ, मुझको पता है, से पहले बैकग्राउंड बता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का, ताकि क्लियर हो जाए लोगों को कि जब भी मैं बचपन से लेकर अब तक कोई प्रोजेक्ट लेकर आया, चाहे वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स हो, पहली पाकिस्तान की टेलीफिल्म सीरीज हो, ब्रांडेड शोज हो, मेरा घर एक वर्लपूल हो, सरदाग हो इंग्लैंड में, या कोई भी गाना या कोई प्रोडक्शन लेकर आया, तो उसमें जो चैनल ओनर्स थे या जो भी मीडिया के अंदर ऑलरेडी लोग थे, उनको उस वक्त समझ नहीं आया कि ये है क्या चीज़। बट लकीली जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स भी आया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऑपोजिट क्रिटिसिज्म भी किया था कि ये कहाँ से लोग आ गए। टेलीफिल्म्स आई थी तो लोगों ने कहा कि जी ये लॉन्ग प्ले फॉर्मेट में आपने फिल्म्स क्यों टेलीविजन के लिए बनाने शुरू कर दिए, ये तो लॉन्ग प्ले है, इसमें आपने गाने डालें तो इसको लॉन्ग प्ले कहें। तो अभी भी जब मैं ये मल्टीनेशनल फिल्म्स लेकर आया, तो चैनल्स वालों ने कहा कि जी ये तो टेलीफिल्म्स हैं। मैंने कहा नहीं जी, वो हम 1996 में बनाते थे, हमने शुरू की थी, हमारी कंपनी ने, मैंने शुरू की थी, और उसमें हुमायूं सईद, शमून अब्बासी, ये सब वहीं से उनको उरूज मिला था। इसी तरह से फ़ख्र आलम, शहजाद रॉय, ये सारे। तो जब ये प्रोजेक्ट आया म्यूज़िक चैनल मल्टीनेशनल फिल्म्स का, तो PTV नेटवर्क मेरे लिए एक वो इदारा था जो कि पूरी दुनिया में PTV ग्लोबल देखा जाता है, और इसकी पेनिट्रेशन, इसकी रीच बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो पाकिस्तानियों का, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं दुनिया में, चाहे वो UK हो, US हो, UAE हो, दुनिया के किसी कोने में भी, जो प्रोफेशंस में रहकर, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई मिनिस्टर बने, कोई बहुत बड़े इंसान बने, अगर वो लॉयर हैं, अगर वो कोई एक दुकान चलाते हैं, या वो कैब ड्राइवर हैं, उनकी कहानियाँ हैं उनकी ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी में रिश्तों में किस तरह अपने आप को उजागर करके उन रिश्तों के साथ मजबूती से मुकाबला करके, हाउ डू दे एक्चुअली गो ऑन द टॉप and they raise the flag of Pakistan. That is the main idea of the whole thing, multinational films, and how do actually हम दूसरे लोगों के साथ वहाँ किस तरह से रहते हैं, उन कल्चर्स के साथ, कि चाहे वो साउथ एशियन कोई भी मुल्क हो, हमारा पड़ोसी ममालिक हो या कोई भी हो, हम वहाँ पर जब रहते हैं तो किस तरीके से पीसफुली रहते हैं। सिर्फ चंद एक लोगों की वजह से हमारा नाम पूरी दुनिया में जो हो जाता है ख़राब,
हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंजीनियर्स जो बाहर रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ भी हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर्स ही क्यों ना हो, वो भी अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो पहली फिल्म थी, अब मैं आया आपके सवाल पे, तमीज़ बांधने के बाद, वो बेसिकली मुझको पता है पहली फिल्म है जो कि एक लॉयर है, आपने जैसे बताया, और वो अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजार रहा है अपनी वाइफ के साथ, एंड सडनली निम्रा आती हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। नेहा, क्या बात है, देख चुके ना उन्होंने, पहले कहते 2 कदम मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा, मैं बताता चलूं कि ये पहली शो चला था, इसका प्रीमियर हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टार्ट किए, कि जो कि दुनिया में होता है कि प्रीमियर्स होते हैं टेलीविज़न पे, जिस तरह सिनेमा में प्रीमियर्स होते हैं, उसी तरह से 1-1 महीने तक प्रमोशन होती है फिल्मों की, और उनको टेलीफिल्म नहीं कहा जाता, उनको फिल्म ही कहा जाता है। तो ये मेरी एक चल रही है और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। अच्छा, तो कहानी पहुंची थी जनाब तो नेहा तक, नेहा आ गई अब। तो नेहा जब आई थी तो उसके बाद वो मिलती हैं यासिर अब्बास से, ठीक है, जो कि अभी बैठे हुए लंदन में सुबह के 6 बज रहे हैं, जो कि ज़हन है, क्या बात है, वो हमारे साथ भी है। यासिर से भी बात कर लेते हैं। यासिर, आप वहाँ पे तो 6 बज रहे हैं ना, गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे, यहाँ भी वैसे मॉर्निंग ही है, ख़त्म भी होने वाली है मॉर्निंग। तो मुझे ये बताएं कि बड़ा ज़बरदस्त कदम और बहुत ही ज़बरदस्त काम, सबसे पहले तो जो काम आपने किया है, जो मुलाकात हुई, जैसे यासिर अख्तर ने तो थोड़ा सा बता दिया हमें, मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा ही बता दें ताकि थोड़ा वो रहे कि अच्छा मूवी देखनी है अभी, तो किस तरह से काम हुआ। जहाँ इन्होंने छोड़ा है ना, फैसल ने देखी हुई है, महक ने नहीं देखी, वो संडे को देख लेंगे। हाँ, और जहाँ से यासिर भाई ने कहानी छोड़ी, अब आगे फिर जैन भाई का, यानी कि यासिर भाई का, यासिर अब्बास भाई का पार्ट है, तो आप शुरू करें। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। वैसे लंदन में सुबह 5 बजे हैं, क्योंकि सर्दियों में 1 घंटा और पीछे हो जाता है हमारा। इट्स नाइस यू गाइस टू सर्व, यू नो, आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकूं। यासिर भाई ने तो बहुत तफसील से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एंड जो फिल्म है वो जब आप देखेंगी तो आपको ज्यादा पता चलेगा, उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बताया जा सकता। फैसल ने देख लिया, तो फिर तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दी है इस फिल्म में। बहरहाल ये है कि वो नेहा जब आती हैं तो उनकी मुझसे मुलाकात होती है, देन आई ब्रिंग हर टू आवर ऑफिस, जहाँ से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, एंड देन यावर साहब जो हमारे बॉस यासिर अख्तर हैं, वो फिर आगे, ये बहुत शरीफ होते हैं, उनके साथ बहुत शरीफाना रवैया होता है। अच्छा, तो यासिर आप क्या अपनी जिंदगी में वैसे शरीफ है या थोड़ी मस्ती या हल्ला गुल्ला होता रहता है ना, कि थोड़ा चुलबुलाहटपन में बंदा आ जाता है? नहीं, मैं इंतहाई शरीफ इंसान हूँ, लेकिन बड़ी जब अपने मुझे तारीफ कर रहा हूँ, बंदा कभी शरीफ नहीं होता। दो यासिर बैठे हैं, मैं समझ रहा था ये सवाल करेंगे, हकीकत में भी आप ऐसे ही जैसे फिल्म में। अच्छा, जबरदस्त, जी सही, ठीक है। अच्छा यासिर, एक और चीज़ है, क्योंकि हमारे साथ फिर सोनम भी होंगी, उन्हें भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। एक मुझे ये भी बताएगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक इमेज जो है उसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी हो चुका है अब, और अभी जो है हमारी प्रोडक्शन टीम्स जो हैं, जैसे वो काम करती हैं, बड़ी मेहनत दरकार होती हैं, सेट का माहौल इसमें बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है। तो मैं चाहूँगी ज़रा उस हवाले से भी आप मुझे जल्दी से बता दें। देखिए, काम तो जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में होता इस तरह है कि जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो बहुत इमोशनल होते हैं, और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो इमोशंस वैसे ही बहुत हाई होते हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि आप इमोशंस से खेल रहे हो, तो उसमें ऊंच नीच भी हो जाती है। लिहाजा अक्सर ही होता है कि सेट पे अगर कुछ हो भी जाए तो वो जैसे ही शूट वाइंड अप हो रहा हो तो सब कुछ ठीक ठाक भी हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर दोस्तियाँ हैं, सब लोगों की इतना आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो वो इतना प्रॉब्लम्स होती नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली काम जब आप करेंगे तो ये चीज़ें कम से कम होती जाएंगी, और पाकिस्तान में मुझे अभी इत्तेफाक हुआ रिसेंटली पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट करके मैं आया हूँ, वो भी जल्द इंशाल्लाह चलेगा। तो पाकिस्तान से मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जितने यंगस्टर्स हैं, बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है, बड़ा हल्ला गुल्ला भी चलता रहता है शूट पे, लेकिन जैसे ही आपका सीन की जो डिमांड होती है उसी हिसाब से जल्दी से लोग अपने कैरेक्टर में भी आ जाते हैं। तो यही हम लोग जब यहाँ पे भी काम कर रहे थे यासिर अख्तर साहब की प्रोडक्शन में, तो बहुत मज़ा आया काम करने का, बिल्कुल भाइयों की तरह बड़े, उन्होंने समझाया भी और साथ लेके चले पूरे क्रू को, क्योंकि नए लोग भी थे इनके साथ काम करने वाले, पाकिस्तान से जब आर्टिस्ट आता है तो उसका एक्स्ट्रा ख्याल भी करना पड़ता है, तो इन्होंने माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से सबका ख्याल रखा और बहुत अच्छा हमारा था। यासिर अख्तर जो कि स्टूडियो में है, इनकी जाने बात है, लेकिन सोनम ओभी जो है वो भी हमें
ज्वाइन कर चुकी हैं गालिबन? बिल्कुल, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। तो सोनम, आपको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, कैसा एक्सपीरियंस, मुझको पता है का, और जाहिर सी बात, काम करते हैं तो नई बातें आप सीखने को मिलती हैं, नए एक्सपीरियंसेस आप होते हैं। तो इस फिल्म के काम को आपने कितना ज़्यादा एंजॉय किया, क्या कुछ आपने सीखा प्रोजेक्ट के दौरान? जब भी कोई एक कलाकार एक नया प्रोजेक्ट करता है, उसमें जाहिर सी बात है कि मज़ा तो बहुत आता है। एक तो ये है कि जैसे एक बच्चे को नया खिलौना मिल गया, तो किसी भी एक्टर के लिए ऐसे ही लगता है, कोई भी जो नया प्रोजेक्ट करते हैं। एक तो है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, और सिर्फ लोग नहीं, और भी कलाकार मिलते हैं जिनके साथ हमारी वे ऑफ थिंकिंग एकदम मतलब सिमिलर है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यासिर अख्तर जी के साथ काम करने का मौका मिला है। ना कि सिर्फ उनके साथ काम करने का जो मज़ा है वो क्या कहते हैं निखरता है, पर ये भी है कि उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है, उनके कनेक्शन से कितना कुछ सीखने को मिलता है। और जब सब लोग एक साथ आते हैं कि उसका रिजल्ट जो होता है, उससे एक अलग ही चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये तजुर्बा बहुत ही अच्छा रहा। सिर्फ ना कि सिर्फ मज़ा आता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है मल्टीनेशनल फिल्म्स का, इसमें हम लोग सिर्फ एक बैकग्राउंड से नहीं थे, हम लोग सब डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, बहुत अलग बैकग्राउंड से हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, ना कि सिर्फ एक्टिंग में पर जिंदगी में, वो बहुत अलग है एक दूसरे से। तो एक जो है कि आंखें खोल देती है ऐसी प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सोनम। यासिर, आप कुछ अगर पूछना चाहे सोनम से? मैं सोनम से ये पूछना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अपना सीन जो है वो अच्छा लगा, कोई बताएं हमें ताकि और तारीफें हो जाए। जी नहीं, मेरी तारीफ ना कीजिएगा। जी बताइए प्लीज। तो जो मैं सीन कहने वाली थी वो यासिर अख्तर के साथ एक हम लोग सीन कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब मैं एक दोस्त की तरह उनका साथ दे रही हूँ, निभा रही हूँ, उनसे उनकी हमदर्द बन रही हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह, ना कि सिर्फ एक हमसाए की तरह, पर एक अच्छे दोस्त की तरह। उसमें जो एक जब हम एक सीन करते हैं ना, उसमें एक एनर्जी बढ़ती है, कि ठीक है कैमरामैन है, साउंड के लोग हैं, दूसरे कॉलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, मतलब जब भी एक सीन हो रहा होता है, जो फीलिंग है उस सीन का, ऐसा लगता है कि हम उस फीलिंग के बबल में आ जाते हैं। स्पेशली एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ, यासिर अख्तर के साथ, ये जब सीन मैंने किया, सही है, उसमें एक अलग ही मजा था। जो हमने वो सीन किया, उसमें एक अलग ही मजा था, क्योंकि जो इमोशंस है वो अब आपको देख के पता करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे तो आपको भी मतलब सबको लगेगा कि हाँ ये वो ही सीन होगा। तो सोचे, फर्ज करें अगर कोई रोमांटिक सीन है और आम मौसम में शूट हुआ है, तो वो गया है बंदा और बोला कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब वही सीन जो है बर्फबारी में उसने करना है, तो क्या वो उसी मेरी बात मैं तुमसे यकीन माने सोनम के साथ एक सीन था दिसंबर में हमने शूट किया था, जो अभी वो बता रही थी। अच्छा। उसमें सीन ये था कि वो मुझे बताती हैं एक जो मुझे पता नहीं होती वो बात, और वो सीन हमने 5 घंटे ठिठर रहे थे हम ठंड में। अच्छा। और उसने भी पतली सी जैकेट पहनी हुई थी, और वो मेन हमने विक्टोरिया स्टेशन के पास लंदन में शूट किया था, जहाँ पर ये पार्क है, और उस पार्क के अंदर अब वो जो स्नोफ्लेक्स होते हैं ना, वो गिरने शुरू हो गए। और आप यकीन माने बूम ऑपरेटर खड़ा हुआ था ऐसे, और उसके बाद कैमरामैन यूं हो रहा था, कैमरा हिल रहा था। मैंने कहा नहीं सीन तो करना है, अब क्या करें, आधा हो चुका है, तो पूरा वो लंबा सीन था 4 मिनट का सीन, हमने वो करके छोड़ा। उसके बाद जो हमारी हालत हुई है, तकरीबन हमने 12 बजे स्टार्ट किया था और 5 बजे वो सीन खत्म। लेकिन यासिर भाई ये कन्विक्शन ना यहाँ पे मैं अगर आपको
ये जिस सीन की बात कर रहे हैं ना, वो सेम डे था जब हम शूट कर रहे थे, और हालत हमारी इतनी बिगड़ गई थी, पूरी तफसील तो मैं आपको नहीं बता सका क्या क्या करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे एक सेवेनियर शॉप हमें करीब में मिल गई। हम वहाँ गए, वो जितने के वहाँ पे ग्लव्स और टोपियाँ और जो कुछ मिल सकता था फटाफट हम पूरे क्रू के लिए खरीद के लाए, और लिटरली 2-2 ग्लव्स हाथ पे पहन के हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे उस दिन जिस वक्त ये शूट कर रहे थे। तो यासिर भाई का जब टेक था तो उसमें उनको वो एक बिल्कुल नॉर्मल से, अगेन वही बात है कि एसडीसी जैकेट में पूरे ग्राउंड से वो भाग के और ब्रिज पे जिस तरीके से वो जाना था, तो he was literally, he had hypothermia that day, बहुत बुरी हालत हुई। लेकिन यासिर भाई ये जो कन्विक्शन है ना, उस वक्त तो बड़ी तकलीफ हो रही होती है, बट देन जब फाइनल प्रोडक्ट आता है आपके पास तो फिर वो कहते हैं ना कि जब आप पहुंच जाते हैं ना मंजिल पे, तो थकावट उतर जाती है। अच्छा, मेरे साथ अच्छी बात ये कि यासिर अब्बास जैसे जो नए लोग हैं, जब ये फ़ख्र आलम नए आए थे, शहजाद रॉय नए आए थे, जो पहले हमारे प्रोजेक्ट से मायूस सईद आए थे, तो ये जो पैशन होता है ना, अपने आप का अपना नाम, यासिर तो पहले कर चुके हैं काम, लेकिन ये लोग जब आए थे तो इनमें भी पैशन ऐसे ही था, और ऐसे आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को करना ये नए लोगों में होता है, जो नए आते हैं लोग, वो जज्बा जुनून होता है ना आगे जाने का। हाँ, कि 1 घंटा नहीं, हम 2 घंटे में करेंगे, लेकिन सीन करेंगे जरूर। अच्छा यासिर, एक लास्ट में जल्दी से सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 12 फिल्में, मुख्तलिफ शहर, उनका कॉन्सेप्ट भी मुख्तलिफ मुल्क, और उनका कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होगा, लेकिन यही कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को हमने उजागर करना है। अब यकीनन पूरी आवाम जान चुकी होगी, एक मिशन है ये, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स जो पहला इसका प्रीमियर चला, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि टेलीविज़न पे, नेशनल नेटवर्क पे प्रीमियर चला है, आप यकीन माने जिन्होंने देखी है, और मुझे कॉल्स करके लोग कह रहे हैं दुनिया से, स्वीडन से, जर्मनी से, अमेरिका के स्टेट से, क्योंकि ये पीटीवी ग्लोबल और होम पे दोनों पे एक साथ साइमल कास्ट हुई थी, और अब ये इसी तरह चलेगी। तो लिटरली लोग सीन्स में रोए हैं, जो सीन्स इसमें थे, स्पेशली कुछ सीन्स जो मेरी वाइफ के साथ उसमें दिखाए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि एक कम्युनिटी ने नहीं काम किया इसमें हम सब लोगों ने, ये जो अभी सोनम कह रही थी ना कि टुगेदरनेस, कि हम इस दुनिया में आए हैं, उसका मकसद क्या है, कि हमें पीस फैलाना है, हमें अमन फैलाना है, हमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, हमें मिल के रहना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मल्टीनेशनल फिल्म्स में बताया गया है, और जिस तरीके से हम इस पे काम करेंगे आगे भी, यहाँ भी पाकिस्तान में भी करेंगे, ऐसे बहुत सारे, टर्की में भी करेंगे। जी हाँ, हम करेंगे ऐसी अगली फिल्म पे काम शुरू हो गया, यानी टर्की क्या, हम पहुँच जाएंगे स्विट्जरलैंड भी। जबरदस्त जबरदस्त यासिर, बेहद शुक्रिया। यहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। यासिर अब्बास, आपका भी बेहद शुक्रिया, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा स्टेप है ये, अल्लाह पाक कामयाबी दे। और अब आपने संडे को भी देख सकते हैं और 20 दिसंबर को भी देख सकते हैं।